ये एक ऐसी वीडियो है, आप लोग जिंदगी में कभी हेलमेट पहनना नहीं भूलोगे अगर ये इंसिडेंट आप लोग देखोगे। भाई साहब जरा जरा सा बच गया, अगर सर के ऊपर से उतर जाता ना तो सर का कचुम्बर निकल जाता। इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब मैं जब भी देखा ना, मैंने पहली बार ये वीडियो में देखकर हैरान रह गया यार। मैंने कहा ये देखो, इसको कहते हैं किस्मत बोल सकते हो आप लोग इसको। वो एकदम मरना, पिछले जो टायर होता है ना, अगर एक्सीडेंट कभी होता है और पिछली गाड़ी का जो टायर होता है उसके नीचे आगे कोई मरता है तो इसमें ड्राइवर की गलती नहीं होती है। ड्राइवर का जो बेसिकली कंट्रोल है वो अगले टायर तक सही है। तो यहाँ पर सोच रहे हो आप लोग, यहाँ पर ये सिचुएशन कैसी है। और ऊपर से यहाँ पर एक तरीके से एक कंडीशन ऐसी है कि मतलब सर बच गया, वो भी हेलमेट की वजह से रगड़ गया। हालांकि चोट तो लगी होगी, फिर भी अंदरूनी चोट होगी, पर लेकिन सोचो जरा सी देर में अगर सर के ऊपर से उतर जाता तो क्या कंडीशन होती। तो जिंदगी में यार कभी भी घर से निकलो, चाहे 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाना है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाना है, तो कोशिश ये करनी है कि हमेशा हेलमेट को साथ में लेकर जाना है। हेलमेट जरा सी अगर लापरवाही बरती तो ये इस तरह की कंडीशन यहां पर बन सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या पता कितनी थोड़ी सी डिस्टेंस पे या क्या कंडीशन हो रही है यहाँ पर। आपको तो एक तरीके से ये ना कि हाँ ठीक है, यहीं पर तो जा रहे हैं, क्या जरूरत है यार हेलमेट की, ठीक है। या फिर यह देखते हैं कि कोई पुलिस वाला खड़ा होगा कोने पे यार, उसकी वजह से हम लोग सोचने लगते हैं कि हाँ यार हेलमेट चलो एक बार पहन लेते हैं, पता चला चालान कट गया। तो वो सारी खतरनाक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये खड़ा भी हो पाया इतना आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, वरना कंडीशन खराब हो जाती है। अब यहाँ पर आगे खड़ी हुई है, यहाँ पर ये इसको पानी थोड़ा ला कर देते हैं, तो थोड़ा सा आसपास वाले लोग हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग भी कभी ऐसी कोई कंडीशन दिखे कहाँ पर, हेल्प कर दिया करो। इससे एक तरीके से काफ़ी एक नोबल वर्क रहता है कि हाँ आप लोग किसी की हेल्प कर देते हैं जिंदगी में। अगर आप लोग अवश्य इस कंडीशन में हो किसी की हेल्प करने, यहाँ पर कोई पैसा तो देना नहीं था, ये वहाँ से उठा, इसको यहाँ पर बैठा दिया, थोड़ा सा इसको पानी पिला दिया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, कम से कम एटलीस्ट ये कर सकते हैं। अगर आप लोग कहीं एक तरीके से ना, कहीं ऐसा नहीं कि बहुत ही अर्जेंट काम में जाना है, आपके न जाने से किसी की जान चली जाएगी, तो एक तरीके से तब तो सही है, पर लेकिन करो करो यार थोड़ा सा इतना, मतलब एक तरीके से किसी की हेल्प अगर करने का मौका मिले कहीं पर, ठीक है। तो ये पूरा एक वीडियो देखकर मैं हैरान था। पर लेकिन आज के बाद में कहीं भी घर पे से निकलोगे बाहर तो आप लोग हेलमेट को छोड़कर नहीं जाओगे, हेलमेट हमेशा साथ में लेकर जाओगे, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा और दूसरों तक भी ये बातें पहुंचाना है, ओके। दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोग सीखते हो और आप लोगों को लगता है कि वो चीज़ जो है आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है किसी इंसान की जान बच जाए। कल का दिन कैसा रहा और आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो ये जरूर बताएगा। कल जो है लास्ट में वीडियो के अंदर में वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, कभी कभी हो जाता है। एक बच्चा कह रहा है कि पढ़ाने में इतने मगन हो जाते हो, ये भी नहीं देखते कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। यार ये पढ़ाने से मतलब नहीं है, बेसिकली क्या होता है, ये ना टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है। और वो तो एक अलग बात है यार, मगन हो जाना। मुझे हंसी आई इस पर। तो कोई नहीं यार, देखो क्या करें अपने हाथ में। पर हाँ, पीपीटी में सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करा दी थी आप लोगों को पीडीएफ में। कभी कभी अगर ऐसा होता भी है तो आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो, तो इससे आप लोगों की सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। बाकी कल का दिन कैसा रहा, आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, चीज़ों को कैसे लेकर चलने वाले हो, ये डिसाइड कर लिया। अगर नहीं तो बैठकर डिसाइड करो, क्योंकि आप लोगों ही डिसाइड करना है, आप लोगों की जगह कोई और डिसाइड करने वाला नहीं आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आप लोगों ने देखा होगा प्रोटेस्ट चल रहे हैं यहाँ पर पहलवानों का, तो उसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में है। तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर पहचान पाता है, ठीक है। तो बताइएगा जरूर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, आज है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड द हेल्थ एट वर्क के बारे में बात करते हैं। और खासकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे एक चीज़ को, जब भी हम लोग बात करते हैं वर्कर्स के बारे में या वर्क के बारे में, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है। जैसे नहीं आप लोगों को जैसे बोला था, जो भी अभी रिसेंटली अगर बात करें जो एपीएफसी के फॉर्म निकले हुए हैं, जैसे कि अगर कल को आप लोग जैसे कि अब एपीएफसी के अंदर में जाकर आप लोग कमिश्नर बनते हो, तो आप लोग देश के अंदर में ये देखोगे यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर वर्किंग कंडीशन कैसी कैसी है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाओगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि आप लोग इस चीज़ों को देखते हो, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर इन चीज़ों को देखती है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है तो उसको किस तरीके से ठीक करना है। तो सेफ एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट, तो ये एक तरीके से बहुत ही जरूरी है वर्कर्स के लिए जो भी वहाँ पर काम करता है। सोचो अगर वर्कर ही सही नहीं रहेंगे तो देश कैसे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था जब एप्लीकेशन पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि किस तरीके से कल को कंडीशन खराब हो जाए तो वहाँ पर अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो कैसे उसको सही करना है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बैलेंस
बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे देश में वर्कर सही रहेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी अच्छे से बढ़ेगी, एक्सपोर्ट हम लोग कर पाएंगे, फिर से यहाँ पर एक ग्रोथ आएगा देश के अंदर में, फिर से एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक साइकिल बन जाती है, और अगर वर्कर की ही कंडीशन खराब हो तो वैसा फिर तो सारी सिचुएशन खराब हो जाती है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर 2003 से ये स्टार्ट किया गया कि इनके बारे में बात की जाए बेसिकली, ठीक है। तो किस तरीके से कहाँ पर काम कर रहे हैं वो सारी सही चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग ये बताना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो देखता हूँ कौन यहाँ पर इसके बारे में बताता है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसके बारे में जरूर बताना। वैसे ये तो रही गया आप लोग का कभी भी आपके पीठ पीछे कोई बात करे तो उसको घबराना मत, क्योंकि बात भी उसी के बारे में होती है जिसमें कोई बात होती है। यानी कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग फालतू की बातें करते हुए पाए जाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं नहीं, कोई इधर उधर से आता है, कोई उड़ता फुड़ता परिंदा, कमेंट में भी आप लोग कई बार बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं, उसको रिप्लाई मत किया करो, ठीक है। जो भी कुछ हरकतें कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं, उसको छोड़ दिया करो, या फिर उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दिया करो। अगर मेरी नज़रों से बच जाता है तो उसको ब्लॉक कर देंगे, करने क्या है, कई सारे गाली ग्लोच करने लगते हैं आकर, ठीक है। ऐसे भी हैं, किसी ने कुछ बोल दिया उसको गाली दे रहे हैं, इतनी बुरी बुरी, कल देखा मैंने कमेंट कई सारे ऐसे। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो SLV का पार्टी नहीं है, ठीक है, कहीं से आगे उड़ते उड़ाते, तो उनको इग्नोर करो, स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ दो। कोई गाली गलौज कर रहे हैं आज के बाद में वो कभी कमेंट ही नहीं कर पाएगा चैनल के नीचे। 1 सेकंड लगती है ब्लॉक करने में, मतलब 1 सेकंड भी ज़्यादा ही बोल दी मैंने, एक क्लिक करना होता है बस, कहानी खत्म। फिरता रहने तो जहाँ फिरेगा, फिर आता है किसी जीमेल आईडी से बना के घूम फिर के फिर से ब्लॉक कर देंगे, फिर 1 सेकंड लगेगी। तो टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। गंदी नाली के जो कीड़े होते हैं ना, वो इसी तरीके से रहेंगे, वो सुधरने वाले कभी नहीं है। तो आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, चाहे यहाँ पर हो, चाहे आंसर राइटिंग ग्रुप में हो, चाहे फेसबुक के ग्रुप में हो, जहाँ पर भी आप लोगों को लगे कोई ऐसा इंसान है उसको इग्नोर मारो, अपनी तरफ से ब्लॉक करो और मुझे स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दो, बाकी उसका इलाज मैं अपना आप कर लूंगा, ठीक है। और ये सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यहाँ पर कोई जेंडर डिस्पैरिटी नहीं है कि यहाँ पर उसको थोड़ी रियायत दी जाएगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जरूरी भी है, अगर नहीं चीज़ों को ढंग से लेकर चलोगे तो फालतू में डिस्टर्ब रहोगे, माइंड में चीज़ें चलती रहेंगी, तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। बाकी जो भी यहाँ पर डेली क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको दिक्कत आ रही है, कह रही है कि सर आंसर नहीं दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है। आप लोग जैसे क्लिक करोगे ना यहाँ पर, जब क्विज जाओगे, क्विज का जब सबमिट करोगे उसको, तो सबमिट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा निशान रहता है एरो का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इतने अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चन, ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, ये रिजल्ट है आप लोगों का, ऐसे ऊपर रहता है ना वो। जब आप लोग जाओगे, किस किस ने देखा है उसको, उस पर क्लिक करोगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन है यार वहाँ पर। आपको ऐसे कोई लग रहा है एक्सप्लेनेशन नहीं है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है अगर ढंग से आप लोग देखोगे वहाँ पर। तो डेली अटेम्प्ट किया करो शाम को 5 बजे यहाँ पर। और आप लोगों को पता है टेस्ट भी होगा अभी यहाँ पर, तो वो भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो जो भी यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर रहा है, सोचो कितने सारे क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और फिर जाकर आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, और फिर वीकेंड में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर उसका टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोग सोच रहे हो कि कितने अच्छे लेवल पर आप लोग की प्रैक्टिस हो जा रही है। तो इसको जरूर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करो। डेली 5 बजे फिक्स रहता है यहाँ पर, डेली आप लोगों का एक क्विज आता है। तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर। बच्चा कह रहे हैं सर पेमेंट क्या इसका? इसका कोई पेमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको जाकर डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। 5 बजे फिक्स ये पब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो इसको जरूर पार्टिसिपेट करो। लिंक वीडियो के नीचे मिल जाता है एप्लीकेशन का, या फिर स्टडी लवर वीर जाकर आप लोग डायरेक्ट भी वहां पर सर्च कर सकते हो। कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिए और चीज़ों को अच्छे से करते रहिए आगे। एक डायरेक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये डायरेक्ट एक तरीके से अभी जो मैसेज निकल कर आ रहा है आप लोगों को देखने को मिलता है। इंडिया और चाइना के बीच में रस्साकसी चलती रहती है। अभी फिलहाल उसी चीज़ को आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है कि बॉर्डर रिवर पर कैसे चीज़ों को सुधारा जाए। पर राजनाथ साहब ने साफ बोल दिया यहाँ पर कि भाई साहब बॉर्डर पर तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगे जब तुम शांति बनाकर रखोगे। तीसरे दिन तो आकर यार तुम टट्टियाँ करते हो वहाँ पर चाइनीज़ वाले, ठीक है, मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते हो, तो वॉयलेशन करते हो बार बार हमारी एक तरीके से सोवरेनिटी का। तो ये सही बात थोड़ी ना है। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी मीटिंग चल रही है दोनों के बीच में, और ये चलती रहती है, ये रेगुलर टाइम टू टाइम होती रहती है। आप लोगों को बस ये देखना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि कहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको जाकर देखिएगा। ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने कई बार डिस्कस किया आप लोगों से, देखता हूँ कौन कौन बताता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट किस एरिया में देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में या फिर नॉर्थ वाले एरिया में बताना जरूर कहाँ पर ज़्यादा एरिया दोनों के बीच में डिस्प्यूट रीजन माना जाता है, ठीक है। बाकी तो आगे जब रिलेशन के बारे में आएगा, चाइना और इंडिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, ओलिव रेडली टर्टल के बारे में भी आप लोगों को टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में और भी कई सारे टॉपिक आप लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट आप लोग क्रिस्टल क्लियर कर आगे बढ़ते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही उम्दा आर्टिकल है, सुनकर जो मजा आप लोगों को आने वाला है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल की चीजें आप लोगों को इस आर्टिकल में जानने को मिलेगी।
बहुत सारा रिवीजन भी आप लोगों का होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। फॉरेस्ट का एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों को यहाँ पर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी, आप लोगों को पॉलिटी के पॉइंट ऑफ से भी और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से भी यहाँ पर काफ़ी डिटेल में कवर करूंगा। बात है यहाँ पर एक क्वेश्चन के बारे में भी बोला है कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द फॉरेस्ट कवर इन कंट्री। तो डिस्कस करना है वेरियस एफर्ट जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इंप्रूव करने के लिए डाले गए हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मुद्दा क्या है, फॉरेस्ट की जो जमीन है उसको गवर्नमेंट जो है वो यूज करना चाहती है अलग अलग पर्पज से, और यहाँ पर इसमें आ जाते हैं फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के राइट, जिनको आप लोग शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जो कमीशन है और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में रस्साकसी रहती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है फॉरेस्ट के जो राइट है उनका हनन कर रही है, और इसी को लेकर बार बार यहाँ पर ये बातें भी निकल कर आती हैं। तो कंसर्न क्या है कि जो ग्राम सभा है उससे यहाँ पर पहले कंसेंट लिया जाता था अगर उस जमीन को किसी और पर्पज के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अब ये कंसेंट यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर जो जमीन का डाइवर्जन है उसमें कंसेंट नहीं लिया जाएगा, तो इसके चलते डेवलपमेंट के लिए उसको इस्तेमाल किया सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके पड़ेगा, तो फॉरेस्ट राइट के तहत जो एक्ट मिले हुए थे यहाँ पर, बेसिकली जो एक अधिकार मिले हुए थे यहाँ पर जो जनता को, खासकर जंगल में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी को, वो अधिकार यहाँ पर छीने जा रहे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो न्यूज में है। तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही डिटेल में बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। हमारे संविधान निर्माता वो भी यहां पर इन चीजों को समझते थे, जानते थे कि आने वाले टाइम पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है, इसलिए उनके द्वारा भी जब संविधान बनाया जा रहा था कुछ तो प्रोविजन उन्होंने रखे, कुछ प्रोविजन जो है यहाँ पर बाद आने वाले टाइम में चेंज किए गए। पर लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस टाइम पर 1947 में जब संविधान बन रहा था, आज की डेट में हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम पर उन लोगों को पता था कि ऐसा कुछ यहाँ पर हम लोग बुद्धि का जो विकास है वो हमारा नहीं होगा, हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे। तो उन्होंने पहले से ही प्रोविजन रख दिए ताकि हरकतें रोकी जा सकें। ऐसी बात नहीं है, मेनली बात यह है अंग्रेजों के द्वारा जो हरकतें की गई थी वो हरकतों से हम लोग पहले से ही चौकन्ने हो गए थे कि जब अंग्रेज हरकत कर सकते हैं, वो भी ह्यूमन है, इंसान है, तो सेम हरकत हम भी कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जंगलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये आज की डेट में आप लोगों को सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिकली फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट शब्द जो है यहाँ पर पहले ये स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करता था, पर लेकिन हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया जिसको आप लोग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इसके चलते यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसको स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। ये कहाँ पर है, जब हमारे संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट नहीं लिखा हुआ है वहां पर, यूनियन लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो अगर स्टेट लिस्ट में ये रहता तो ओनली स्टेट इसके ऊपर कानून बना पाता, लॉ बना पाता। अब यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया है, समवर्ती सूची में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट और सेंटर जो है दोनों मिलकर इसके ऊपर कानून बना पाएंगे। तो यहाँ पर फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल और इसी के साथ में जो बर्ड्स हैं उसको ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। और ये कब किया गया, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 1975 से लेके 1977 1977 तक का। तो सबसे पहले तो अब कहां पर है, यहाँ पर 7वें शेड्यूल के अंदर यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको उसमें पहुंचाया गया, यानी कि ऐसा नहीं कि रात को सो रहा था तो कमरे में से उठा और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया कि नहीं मुझे तो यहाँ पर मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है संविधान में संशोधन करने का, उसके बेस पर यहाँ पर इसको यहाँ तक पहुंचाया गया है। अब आप लोगों से इंटरेस्टिंग बातें अगर मैं यहां पर थोड़ी सी करूं तो आर्टिकल 51A यानी कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A है उसका जो जी पार्ट है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों से फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है। आप लोगों को बता दूं फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आप लोगों को पार्ट 4A के अंदर देखने को मिलती है संविधान में। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया जब भी किसी भी चीज के आगे कैपिटल शब्द में ABCDEFGH कुछ भी ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनली हमारे संविधान में ये सारी चीजें नहीं थी, संशोधन कर इनको संविधान में ऐड किया गया है। तो यानी कि इसको भी संशोधन करके ऐड किया गया है।
और इसी टाइम पर संशोधन किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, जिसके चलते फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे संविधान का पार्ट बन गई। और इसी में यहां पर हमको एक ड्यूटी भी दी गई कि प्रोटेक्ट करना है अपना इन्वायरमेंट, जो भी हमारे पास में नेचुरल इन्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं और जो जंगल है उनको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, ये हमको ड्यूटी दी गई है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह कि अकेली ये ड्यूटी हमारे पास में नहीं थी, यहां पर अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट को भी ड्यूटी दी गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहां पर ड्यूटी दी गई, तो ये ड्यूटी दी गई थी यहां पर आर्टिकल 48A। तो यहां पर जो डीपीएसपी है, जो कि पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलता है संविधान के अंदर में, तो स्टेट को बोला गया, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को भी बोला गया कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है देश के अंदर में जो भी इन्वायरमेंट है और जो भी फॉरेस्ट है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, ताकि देश में इन चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर दी गई। इसी के साथ में आप लोगों को पता है ये आर्टिकल कितना धांसू है, आर्टिकल 21 ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। जब राइट टू लाइफ यानी कि जिंदा रहने का अधिकार, और वो कब होगा, जब क्लीन इन्वायरमेंट होगा, यानी कि हमारा वातावरण अगर शुद्ध होगा तभी तो हम लोग जिंदा रहेंगे। वातावरण ही अगर बेकार हो गया तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो इसलिए आर्टिकल 21 जो संविधान के अंदर में है, ये यहां पर इन सब चीजों के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 51 का जो ए का जी है, इसी के साथ में 48 का ए, तो ये आप लोगों को याद रखने, ये हमारी ड्यूटी है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और क्यों है ड्यूटी, क्योंकि इंसान को जिंदा रहना है, इसलिए ये ड्यूटी यहां पर डाली गई है। तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आता है। कहां पर आता है, पार्ट 3, जहां पर सारे फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को एक बात और बता दूं, कोई भी चीजें ऐसी नहीं थी जो ओरिजिनली सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कुछ चीजें संविधान में इतना गैप छोड़ा गया था ताकि हम जैसे लोग आए और वो चीजों को समझें और उनको लगे कि यार इनको प्रोटेक्शन की अलग से जरूरत है, तो उसके लिए अलग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दे। तो ये भी उसी चीज का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर देश के अंदर में कोई भी फॉरेस्ट वाला एरिया है और उस फॉरेस्ट वाले एरिया को आप लोग यहां से हटाकर, मतलब फॉरेस्ट का एरिया जंगल का एरिया है और नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए, यानी कि बिना एक फॉरेस्ट के पर्पज के लिए, जैसे कि आप लोग इंडस्ट्री बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पर कोई माइनिंग खुदाई कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो ये एक तरीके से नॉन फॉरेस्ट पर्पज हो गया। यानी कि ऐसा नहीं है आप लोग उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो कई सारे क्लियरेंस आप लोगों को लेने पड़ते हैं। इवन इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी यहां पर आप लोगों को करना पड़ता है। इसके चलते जो पॉलिसीज हैं गवर्निंग फॉरेस्ट को, तो हमारी कंट्री में इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ लगाना, और डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ काटना, ठीक है। तो डी मतलब खत्म करना, डेंजर जोन हो गया, और ए का मतलब होता है यानी कि अच्छा, यानी कि फॉरेस्ट लगाना, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, और शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो कि इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेस्ट के, तो उनको भी रिकॉग्नाइज करने की बात की जाती है, उनके फॉरेस्ट अधिकारों के बारे में बात की जाती है। तो एक एक्ट यहां पर यह भी है जो कि इन मुद्दों के बारे में बात करता है। यानी कि इतने सारे कानून हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे कानून जो हैं, ये फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और फॉरेस्ट की जमीन को आप लोग इनसे छीन कर उसके ऊपर इंडस्ट्री डेवलप करने जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग यहां पर जंगल के अंदर रहते हैं उनका क्या होगा रे सांभा, उसके बारे में कौन बात करेगा रे कालिया। तो ये बातें हैं यहां पर जो गवर्नमेंट बोल रही है। यानी कि आप लोगों ने तो बस आप लोगों का मन किया, इसको यहां से ट्रांसफर कर दिया, क्या ये सही है? तो इसको लेकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, जिसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि स्टैटिक पोर्शन है, और जहां से कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। बात की जा रही है टैक्स के बारे में। जो पुराने टाइम पर जो टैक्स कलेक्शन किया करते थे यहाँ पर ब्रिटिश टाइम पे, तो आप लोगों को ये सेटलमेंट कुछ देखने को मिलेंगे। एक को बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट, दूसरे को बोलते थे रैयतवारी, तीसरे को बोलते थे यहाँ पर महलवारी सिस्टम। अगर इनसे बात करें तो मैच करने के लिए कई बार आप लोगों से पूछा जाता है परमानेंट सेटलमेंट जो है, तो परमानेंट कौन करता है, तो याद रखना एक तरीके से यहाँ पर लॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि लॉर्ड जो है वो कोने में लगा देता है सबको सेटल कर कर, जब अपने पे आता है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें थॉमस, यानी कि थर्मस में रायता रखा था और वो रायता फैल गया, तो थॉमस मुनरो, यानी कि रायते में मुरमुरे डले रहते हैं हम लोग, कि बूंदी का रायता जो होता है ये इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर रैयतवारी सिस्टम, यानी कि थॉमस मुनरो ने यहां पर रायता फैला दिया, जिसकी वजह से यहां पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर महलवारी सिस्टम, महलवारी का सिस्टम मतलब याद रखिएगा, विलियम बैठ गए महल में जाकर, ठीक है, लॉर्ड विलियम महल में जाकर बैठ गए, ठीक है। तो महलवारी, तो बेंटिक मतलब बैठ गए महल में जाकर और वहां पर जाकर टिक लगा रहे हैं कि किस किस का जो है यहां से रेवेन्यू आ गया है।
तो परमानेंट सेटल की लोड जो है कोने में लगा देंगे सबको, इस तरीके से याद रखिएगा। बेंटिक मतलब महलवारी, महल में जाकर बैठ गए बेंटिक, और रैयतवारी थोमस यानी कि थर्मस में से रायता फैला दिया। तो ये मुझे मतलब उस टाइम पर ये जो चीजें थी कई बार याद नहीं होती थी, तो थोड़ी थोड़ी सी इस तरह की चीजें कई बार तिकड़मबाजी में लगा लेता था, तो मुझे आज याद आ गई जैसे मैंने टॉपिक देखा। ठीक है, अब इतना तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस किसने यहाँ पर ये सिस्टम जो है ये पॉलिसी लेकर आया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि किस रीजन में ये सेटलमेंट हुआ। जैसे परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ, यानी कि जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो लोड जो थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबको कोने में लगाते चले गए, और ये वो रीजन है जहां पर सबसे पहले चीजों का कंट्रोल होना स्टार्ट हुआ देश के अंदर में। रायता कहां फैला? रायता फैला जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा थॉमस मुरमुरो के द्वारा, वो साउथ इंडिया में फैलाया गया। तो साउथ इंडिया में यहां पर रायता फैलाया गया। और महल कहां बना? ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में आप लोगों को महल दिखा, और यहां पर जाकर विलियम बैठ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। टैक्स कलेक्ट कौन कौन करता था? परमानेंट सेटलमेंट वाले में जमींदार करते थे, जो गांव के जमींदार होते थे। रैयतवारी सिस्टम में रायता इतना फैल गया, कंपनी डायरेक्टली यहां पर एक तरीके से इकट्ठा कर रही थी। और महलवारी सिस्टम में तो राजा जो है महल से निकलने के लिए तैयारी नहीं है, जो गांव में एक हेड बैठा दिया, उसको बोला कि भाई साहब पैसा इकट्ठा करके आप उनके दरवाजे पे पहुंचा देना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टैक्स कलेक्ट करने वाले कौन कौन थे यहाँ पर? तो यहाँ पर टैक्स जो यहाँ पर एक तरीके से जो ओनर थे यहाँ पर जो लैंड के, वो अलग थे, यानी कि टैक्स कोई और इकट्ठा कर रहा था और ओनर कोई और थे। अगर परमानेंट सेटलमेंट वाले में बोले तो परमानेंट था, यानी कि जमींदार ही जो एक तरीके से लैंड का ओनर भी था। इसमें तो दोनों इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, पर लेकिन रैयतवारी में यहाँ पर फार्मर को ही बताया गया कि आप लोग जो है पहुंचा देना भाई साहब यहाँ पर हवेली, मतलब हवेली तो अगले में रहेगी। ठीक है, तो आप लोग पहुंचा देना बिना रायता फैलाए, तो ये बोला गया यहाँ पर रैयत वाले सिस्टम में। और यहाँ पर लैंडलॉर्ड को रखा गया यहाँ पर एक तरीके से, आप लोग लैंडलॉर्ड की जमीन थी, और यहाँ पर जो एक तरीके से जो यहाँ पर क्या था, ये जो विलेज का जो हेडमैन था ये रखा गया डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने के लिए। ये सारे एक पर्टिकुलर स्लॉट में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफी। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग हिस्ट्री के उठा के देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इन 2 स्लाइड से आप लोगों को कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उठाकर देखिएगा। टैक्स का बर्डन जो था फार्मर पर पड़ता था, हाई टैक्स इंपोज किया जाता था और उसको फ्रीक्वेंटली इंक्रीज करते थे। तो आंसर राइटिंग में भी लिखने के लिए आ जाए तो ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा डेटा है। तो ये सिस्टम आप लोग समझिएगा, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं। तो यहां पर आप लोगों को क्यों बताया? क्योंकि यहां पर फॉरेस्ट से रिलेटेड बातें चल रही हैं, तो थोड़ा सा जमींदारी सिस्टम भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, जिससे कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकें। एक जमीन का नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं ऑरेंज एरिया। ऑरेंज एरिया, ऑरेंज एरिया मतलब अनडेमोक्रेटेड, जो एक तरीके से अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जो कि प्रोटेक्टेड तो है पर इसको डिमार्केट नहीं किया गया है। कई बार सुना होगा ना आप लोगों ने कि जमीन खाली पड़ी है। अरे नहीं, खाली नहीं पड़ी है भाई, गवर्नमेंट की जमीन है ये। ठीक है, तो पता तो है कि गवर्नमेंट की जमीन है पर अब तक डिमार्केट नहीं किया गया है, तो उसको आप लोग ऑरेंज एरिया बोलते हैं। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का, उसके तहत यहां पर ऑरेंज एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट है ये इसलिए बता दी ताकि आप लोग भूलो ना। इसके बारे में ऐसे स्लाइड में आप लोगों को मिल जाएगा जब डाउनलोड करोगे। ठीक है, एक यहाँ पर ये छोटी सी स्लाइड भी है, रैयतवारी, जमींदारी, महलवारी, और ये क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऐसा भी कुछ सिस्टम था क्या, इसके बारे में आप लोग बताइए। अभी जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ थोड़ी सी और एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक इस तरीके से कवर कर दूं कि आप लोग इसको कभी भूलो ना। फॉरेस्ट की बात चली रही है तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है अभी प्रस्तुत की गई, तो इसके चलते आप लोगों से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि टोटल फॉरेस्ट जो ट्री कवर है हमारे देश में वो कितना है। तो याद रखिएगा 24.62% हो गया है। अब तक मैंने आप लोगों को 2019 की रिपोर्ट पढ़ाई थी, अभी उसमें अपडेट कर लेना, ये अभी नई रिपोर्ट अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर एरिया 24.62% हो गया, जो कंट्री के अंदर जो टोटल एरिया है उस पर इतने पर फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। फॉरेस्ट कवर जो है अगर इसको वैसे नापोगे तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 7,13,789। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है, जो कि लगभग 21% है लगभग। अगर बात करें तो फॉरेस्ट कवर एरिया है। बाकी जो ट्री होते हैं ना, घरों में पेड़ खड़े हुए हैं, खेत में, गांव में आप लोगों के पेड़ खड़े हुए हैं, तो वो ट्री आ जाते हैं लगभग 2.91%, यानी कि 3% के करीब लगभग आप लोगों को ट्री देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट तो वो होता है जैसे आपने गांव से, जैसे आप लोग गांव में जाते हैं, कई बार आसपास बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार कि जैसे कि मैं खेत में जब जाया करता था तो हमारे खेत के बीच में बाग पड़ता था, कई बार कि कहाँ पहुंच गया कि बाग के पास में हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप लोग समझ सकते हैं। तो एक बाग बहुत बड़ा एरिया कवर होता है जहाँ पेड़ ही पेड़ होते हैं,
और बाकी यहाँ पर अगर बात करें सिंगल जो ट्री है कि यहाँ ट्यूबवेल पे एक पेड़ खड़ा हुआ है, एक पेड़ गांव में खड़ा हुआ है, एक पेड़ घेर में है, तो आप लोगों ने ऐसे सुना होगा, तो वो वाली चीज आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो एरिया जो है ग्रीन, जो बेसिकली एक तरीके से जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या फिर ग्रीन वॉस, तो यहाँ पर इसको कंपेयर करने की बात की जा रही है। तो फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर अगर बात करें वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द, जो यहाँ पर बात करें इसके विद इन, अगर बात करें विद इन ग्रीन एरिया या फिर ग्रीन वॉस एरिया, तो यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है लगभग यहाँ पर इतना, ठीक है। यानी कि विद इन इतना और आउटसाइड इतना, तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों जगह से पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। रटना नहीं है, पर ये ऊपर वाली लाइन आप लोग जरूर याद रख लेना। और जो दूसरा बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा याद रखिएगा। कहां पर फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। कहां पर डिक्रीज हुए हैं, जहां पर फोकस देना है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। याद नहीं आ रहा है तो यहां से आप लोग देख सकते हैं इससे, ये जो पर्टिकुलर बताया है आप लोगों से सिंस 2019 यानी कि जो लास्ट रिपोर्ट आई थी, तो कहां पर इंक्रीज हो गया है और कहां पर लॉस हुआ है, तो ये बता दिए यहां पर कहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में और कहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर जो एक स्लाइड के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है यहां पर, तो ये आप लोगों को और ज्यादा माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। इसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड कर देता हूं मैं, जिससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एरिया फॉरेस्ट कवर में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पर। तो बात करते हैं यहां पर, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। याद रखिएगा ये वो एरिया है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि यहां पर पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं स्टेट वाइज। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और फिर है आप लोगों को महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन कौन इन राज्य से निकल कर आता है स्टेट पीसीएस के अंदर, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा। फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया भाई साहब, यहां से आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगर बात करें हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज, तो मिजोरम में मजे ले रहे हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में और नागालैंड में। यानी कि जितना एरिया है इनका, उसके 84% एरिया में फॉरेस्ट है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर तो अगर एरिया देखा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे बड़ा है, तो उसका टोटल एरिया देखेंगे तो एरिया वाइज ये है, पर लेकिन जो यहां पर मध्य प्रदेश बड़ा है, पर लेकिन अपने घर के अंदर में, यानी कि एक इंसान का तो घर है इतना बड़ा, ठीक है, उसके 50% में यहां पर टोटल फॉरेस्ट है। यानी ठीक है, एक इंसान है यहां पर, इसका घर है इतना से यहां पर, ठीक है, इसके यहां पर भाई साहब टोटल इतने एरिया में फॉरेस्ट है, ओनली 5% एरिया में फॉरेस्ट नहीं है। तो परसेंटेज वाइज तो ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इसका है, अगर परसेंटेज में देखें, यानी कि ओनली 5% में नहीं है, 95% एरिया में फॉरेस्ट है। पर लेकिन अगर एरिया देखेंगे तो ये पूरा राज्य जो है यहां पर समा जाएगा पूरा। अगर एक पूरे एरिया के बारे में देखेंगे तो एरिया वाइज यहां पर आप लोगों को मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे समझना है यहां पर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो परसेंटेज वाइज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये वाले राज्य, और अगर एरिया वाइज तो ये वाले राज्य। अभी बात करते हैं यहां पर वर्ल्ड फॉरेस्ट के बारे में, जो कि अभी 2022 में आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। तो बोला गया कि अब तक का 422 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है फॉरेस्ट, वो खत्म हो चुकी है 1990 से लेकर 2020 तक का। ये वर्ल्ड लेवल की बातें कर रहा हूं अब मैं आप लोगों से, मैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर 289 ये मिलियन हेक्टेयर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये डिफोरेस्टेशन हुआ है 2016 से लेकर 2050 तक का, मतलब होने वाला है। यानी कि इतना और लैंड एरिया जो है, जो यहां पर कवर है फॉरेस्ट से, वो खत्म होने वाला है। 15% अगर बात करें 250 का यहां पर बोला जा रहा है, ये इन्फेक्शियस डिजीज जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, वो फॉरेस्ट के साथ में कनेक्टेड है। यानी कि टोटल अभी रिसेंटली जितनी भी बीमारी निकल कर आई है, वो फॉरेस्ट से निकल कर आई है। इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साफ साफ बोला गया है इस बात को, कि फॉरेस्ट वाला जो एरिया है उसको भी साथ में लेकर चलना है। वन वर्ल्ड वन हेल्थ की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि एक वर्ल्ड है उसके साथ में वन हेल्थ है, यानी कि इनको साथ में लेकर चलना है, और वो यहां से बातें निकल कर आती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया यहां पर हो जाता है अगर इसके बारे में बात करें तो, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड भी मैटर यहां पर जुड़ जाता है। अगर बात करें ग्रोस जो यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वर्ल्ड की, बोला जा रहा है कि 84 ट्रिलियन इन 2020 में, जो कि डिपेंड करती है यहां पर अगर बात करें, ये 31 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से, और इसी के साथ में हाईली 13 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से ऑन द इकोसिस्टम। यानी कि अगर बात करें दुनिया में, जो हम आज के में फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो मैक्सिमम अगर बात करें कितना डिपेंडेंट है जीडीपी, आप लोग देखते हैं रॉ मटेरियल फॉरेस्ट में से निकाल कर लेकर आए जा रहे हैं, लकड़ियां आप लोग वहां से लेकर आ रहे हैं, वहां से जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मतलब खेती वगैरह जो भी करते हैं हम लोग खेतों में करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं उसको कैसे कैसे यहाँ पर चीजों को डिफाइन किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए।
स्लाइड कुछ और है, ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर बोला जाए तो वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, यानी कि बहुत घने जंगल जहां 70% या फिर उससे अबव फॉरेस्ट है उसको वेरी डेंस बोलते हैं। मॉडरेटली डेंस किसको बोलते हैं, जहां 40 से 70% देखने को मिलते हैं। और ओपन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जहां 10 से 40% देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। यहां पर एरिया वाइज कौन कौन से सबसे ज्यादा हैं, तो इस तरीके की बातें हैं परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से देखने को मिलते हैं, मॉडरेटली डेंस, यानी कि ज्यादातर एरिया में आप लोगों को ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर आप लोगों को वेरी डेंस और चौथे नंबर पर जो यहां पर डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे भी लगाने के लिए आ जाते हैं। टॉपिक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एक बार रटना नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार इनको रिवाइज करा चुका हूं। एक बार आप लोगों ने अब पढ़ ली, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना 1-2 दिन के बाद में, और फिर आप लोगों से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसके थ्रू भी आप लोग यहां पर चीजें याद रख पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का यही फायदा यहां पर रहता है, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बता दिया पहले बता देता हूं, फिर क्वेश्चन को देखता हूं कौन कौन अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फीडबैक जरूर दे दिया करो। यहां पर क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, फॉरेस्ट के बारे में बातें कर ली, न्यूज में क्यों था ये देख लिया, इसी के साथ में कुछ मैंने हिस्ट्री पढ़ा थी, हालांकि एक्स्ट्रा चीजें थी पर मुझे लगा स्टैटिक पोर्शन है ये कवर कर लेना चाहिए। संविधान का एंगल भी मैंने आप लोगों को बता दिया और यहां पर आप लोगों को ये भी मुद्दा बता दिया। बाकी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में जो डेटा है वो भी मैंने बता दिया, यानी कि 3 आर्टिकल मैंने एक जगह इंक्लूड कर दिए। हिस्ट्री का आर्टिकल मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर हिस्ट्री का ये एक अलग आर्टिकल हो गया, आप लोगों को ये पूरा एक टॉपिक हो जाता है पूरा, ठीक है, जिसको लैंड रिवेन्यू सिस्टम बोलते हैं। संविधान का पूरा एंगल बता दिया, ये अलग से टॉपिक था पूरा। पूरी रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया, ये पूरी रिपोर्ट अलग से है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ स्लाइड के अंदर समझा दिए, कल को क्वेश्चन ना छूटे ताकि आप लोगों का एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करो कि मन लगे पढ़ने में। एक रिक्वेस्ट है यार, अब जो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, इन क्वेश्चन को आप लोग पहले अटेम्प्ट करोगे, आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद में आप लोग देखोगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको कर पा रहे हो। गलत है तो अच्छी बात है, कोई नहीं, यहीं पर ही गलत हो गया, एग्जाम में नहीं हो रहा है, और सही है तो पीठ थपथपा लेना और अच्छे से मेरी तरफ से, ठीक है। बात की जा रही है स्टेट जो कि यहाँ पर जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, तो कहां पर दी गई है, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में, डीपीएसपी में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नॉर्मल सी बात है यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां पर आते हैं, पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उनकी ड्यूटी दी गई है डीपीएसपी के अंदर में। तो सारी चीजें मैंने एक एक कर आप लोगों को यहां पर ये पढ़ाई डिटेल में, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है यहां पर बात की जा रही है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द असेंडिंग ये ऑर्डर में, यहां पर जो फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज अगर आप लोग बात करें, एरिया वाइज कौन सा फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों को एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसमें आप लोगों को बताना है यहां पर, अगर इसको आप लोग इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, पॉज कर अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद में आंसर देखिएगा। अभी आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर ये एक स्टेटमेंट भी अगर के लिए आप लोगों को याद है ना, ठीक है, तो यहां पर कोई भी चीज आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है, कि यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं। या फिर अपोजिट पूछा जाए, जैसे यहाँ पर असेंडिंग पूछा है या फिर डिसेंडिंग में पूछा जाए, तो दोनों तरीके से आंसर आप लोग देखते हैं। यहाँ पर ये 2 आंसर, ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों से पूछे कि बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, बी आंसर हो गया। यदि पूछे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सी आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर देखना है, ठीक है। तो यहां पर सारी चीजें आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन आप लोगों से बने तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक इसी में यहां पर परसेंटेज वाइज भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, जैसे मैंने बताया था ना कि परसेंटेज वाइज भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो सेम पैटर्न में आप लोगों का परसेंटेज वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पर यहां पर असेंडिंग और डिसेंडिंग यहां पर घटते हुए क्रम में पूछा गया है, तो घटते हुए क्रम में आप लोगों को यहां पर ये आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 3 2 1, ठीक है, या फिर 1 2 3 4। अगर असेंडिंग में पूछता तो ए आंसर हो जाता, तो यहां पर क्या हो गया, आंसर इसका डी हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है यहां पर, जो कि यहां पर अगर बात करें इसके बारे में, ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट के अंदर में है या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में है या फिर डीपीएसपी के अंदर में है। तो आप लोगों को कौन सी स्टेटमेंट है यहां पर जिसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन संविधान में कहां पर रखे गए हैं, तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, तो आप लोगों को यहां पर मतलब क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ऐसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी डिटेल में मैंने कवर कराया। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करी और डीपीएसपी के बारे में बात करी, ये हमारी ड्यूटी है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 2 और 3, और 2 और 3 कहां पर है, ये बी के अंदर में, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को लगता है कि एग्जाम में भला आप लोग क्वेश्चन को छोड़ दोगे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पर लेकिन जितना टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को चीजें पढ़ाई हैं उससे आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। बोला गया कि ए पर्टिकुलर स्टेट इन पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक।
बोला गया है कि इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पास थ्रू द, जो एक तरीके से नॉर्दर्न राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान का जो नॉर्दर्न पोर्शन है उस लैटिट्यूड से होकर गुजरता है। नॉर्दर्न पोर्शन अगर आप लोग ये चलाते हैं तो आप लोगों को हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। मैं उत्तराखंड भी आ सकता है वैसे, पर लेकिन हरियाणा उत्तर प्रदेश, या फिर आप लोगों के सामने कौन आएगा, आप लोग बोल सकते हैं यहां से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यानी कि या तो आप लोगों का आंसर जो होगा हरियाणा होगा, या उत्तर प्रदेश होगा, या फिर अरुणाचल प्रदेश होगा। दूसरी स्टेटमेंट, इट हैज कवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर द फॉरेस्ट एरिया। तो आप लोग समझिए अभी यहां पर, अभी मैंने आप लोगों को परसेंटेज वाइज जो फॉरेस्ट कवर यहां पर बताया उसको अगर आप लोग थोड़ा सा भी रिकॉल करोगे तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। बोला गया कि 80% जो एरिया है इसका वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, 80% एरिया बोला गया यहाँ पर। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है, तो 80% यहाँ पर 80% में कोई सा भी ना तो आप लोगों को हरियाणा देखने को मिलेगा ना उत्तर प्रदेश, ओनली अरुणाचल प्रदेश एरिया जो है वो 79% यानी कि 80% के करीब आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 80% यहाँ पर बोला गया। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए जाती है, अरुणाचल प्रदेश के लिए। ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोटेक्टेड एरिया, तो ये यहाँ पर 12% इसका एरिया है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा जब एग्जाम में बैठते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, ये ज्योग्राफिक का एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, बड़ा ही बेहतरीन सा। लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछा गया तो रिपोर्ट भी यहां पर इंक्लूड हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। तो यूपीएससी थोड़ा सा अलग लेवल पर पहुंच जाती है कई बार, पर लेकिन इतनी गारंटी देता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं अगर उसको ढंग से कवर करके जाओगे तो क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, और यही आप लोगों का पर्पज होना चाहिए, ठीक है। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा पूरा टॉपिक, इतनी सारी चीजें कवर कर दी, 3 अलग अलग टॉपिक इसके अंदर कवर कर दिए, वो भी 2 न्यूज़पेपर के। तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उसको भी दूर किया जाएगा। अच्छे से एंजॉय करा करो यार लेक्चर को, तभी लंबे समय तक चीजें भी याद आप लोग रख पाओगे। ओके दोस्तों, एक बड़ी ही प्यारी सी कोटेशन या फिर आप लोग कहावत बोल सकते हैं, जो शायद आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि अंगदान महादान। अंगदान को महादान बोला जाता है। महादान अगर आप लोग देखें इसको क्यों बोला जाता है, आप लोग खुद सोचो कि आज की डेट में से अगर इंसान जो है वो अपना हार्ट यानी कि दिल किसी को डोनेट कर देता है और उस इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है, उसके बाद भी उसका दिल जो है वो किसी के बेसिकली शरीर में धड़क रहा है। अगर आंखें इंसान जो है वो दान करके चला जाता है, वो इंसान चला गया पर उसकी आंखें आज भी दुनिया देख रही है। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि इंसान के जाने के बाद भी उसका शरीर किसी के काम आ गया और उसके शरीर के पार्ट उसके जाने के बाद भी जिंदा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि अपना शरीर त्यागने के बाद भी इंसान जो है वो इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसकी डेथ हो जाती है पर्टिकुलर ऑर्गन न मिलने की वजह से, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर ऑर्गन कहीं पर है और किसी इंसान जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है वो कहीं दूर है, उस तक कई बार पहुंचना भी यहाँ पर इसकी वजह से मुश्किल हो जाता है। तो ये भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसलिए ऑर्गन डोनेशन के बारे में यहाँ पर लोगों को अवेयर कराया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन लोग डोनेट करें। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप लोगों का जीएस पेपर 2, जो कि हेल्थ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, आप लोग खुद इसको फील भी करोगे कि ये अपने ही आप में कितनी बड़ी बात है। सोचो घर में किसी इंसान की जब डेथ होती है तो कैसा लगता है। ये मुझे लगता है कि सबने फील किया होगा कभी ना कभी, शायद ही कोई होगा जिसने फील ना किया होगा। अगर नहीं किया है तो बहुत खुशकिस्मत है, पर लेकिन ये एक नेचर यानी कि प्रकृति का नियम है। कोविड-19 के टाइम पे हर एक इंसान के किसी न किसी के घर में से या रिश्तेदार की किसी न किसी की डेथ जरूर हुई होगी। तो उस टाइम पर आप लोग सोचो, जब इंसान की डेथ होती है तो उसका शरीर जो होता है उसको या तो हम लोग दफना देते हैं या फिर उसको जला देते हैं या फिर उसको गंगा में बहा देते हैं। तो कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। इसका मतलब ये कि शरीर जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, उसके साथ में हम लोगों ने जो भी रीति रिवाज है उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ बातें फॉलो की। पर लेकिन सोचो अगर उस शरीर को किसी के काम में लाया जाए हम लोग, पर लेकिन क्या रहता है, कंडीशन ये रहती है कि इंसान जो है वो इमोशनली इतना कनेक्ट रहता है कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। सोचो जैसे इंसान कोई है, कोई बहुत ही सगा संबंधी है, वो हमको छोड़कर चला गया और कोई बोले कि यार इसकी आंखें हमें दे दो, इसका दिल हमें दे दो, तो हम लोग को कितना ओड लगेगा सुनने में। पर लेकिन ये सच्ची में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ढंग से हम लोग उस चीज़ को सोचें, जो कि थोड़ा सा टफ है, मैं बोल रहा हूँ कि आसान नहीं है, कि हम लोग उन चीज़ों को डोनेट कर दें, तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात होगी। उस इंसान जिसकी जान जा रही है इनकी वजह से उसकी जान बच सकती है।
कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी ऑर्गन डोनेशन में, पर फिर से यहाँ पर ये बाउंस बैक कर रहा है, यानी कि फिर से ऑर्गन डोनेशन जो है वो अभी बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। अगर बात करें, आप लोगों से पूछे कि ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में किन किन राज्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, या फिर बोले यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और जो साउथ इंडिया के राज्य हैं खासकर ये तमिलनाडु और केरला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को ऑर्गन डोनेशन जो है वो होता हुआ नजर आएगा। जब बात की जाती है ऑर्गन डोनेशन की, तो क्या क्या चीज़ें डोनेट की जाती है, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे किडनी हो गया, दिल हो गया, आंखें हो गई, ब्लड हो गया, या और भी कई सारे बॉडी के पार्ट जो कि रिक्वायरमेंट होती है। पर लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, अगर आप लोगों को ऑर्गन डोनेट करना है तो ये कुछ ही घंटों का काम होता है। यानी कि हमारा शरीर जो होता है वो बेसिकली जैसे हमारी आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ती है, तो उसके कुछ ही घंटों तक वो ऑर्गन जो है वो काम कर रहे होते हैं, उसके बाद में बंद हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों के साथ में एक दुखद घटना शेयर की थी कि हमारे घर में एक भैंस थी, उस भैंस की जो है डेथ हो गई थी, और उसके पेट में लगभग कुछ महीनों का बच्चा था, मतलब 7 या 8 महीनों का बच्चा था, या फिर कुछ ज़्यादा ही था। तो उसमें क्या था, वो उस बच्चे की जो है, जैसे ही माँ की डेथ होती है तो उस बच्चे की धड़कनें जो है लगभग आधे घंटे तक, पौने घंटे तक धड़कता रहता है और वो सांस लेता रहता है। पर लेकिन उसके बाद में उसकी धड़कन भी शांत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पेट में ही बच्चे की भी डेथ हो गई। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान की डेथ होने के बाद भी कुछ टाइम तक उसकी बॉडी के जो कुछ पार्ट हैं या बॉडी के जो चीज़ें हैं, फंक्शन है, वो प्रॉपर चलते रहते हैं। पर लेकिन कुछ टाइम बाद जो है फिर सारा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए डेथ के कुछ टाइम बाद में ही ऑर्गन डोनेट करना जो है वो जरूरी है, उसके बाद में वरना फिर वो किसी काम के नहीं रहते हैं। ऑर्गन डोनेशन के बारे में तो आप लोगों से बात कर ली, पर लेकिन आप में से कितने ऐसे इसलिए फैमिली मेंबर हैं जिसने कभी ना कभी ब्लड तो डोनेट किया है? ऐसे भी हैं क्या ब्लड भी डोनेट नहीं किया आज तक? ऐसा है कोई? अगर है तो ये इस चीज़ को एक बार आप लोग जरूर कीजिए, कम से कम ज़िंदगी में। इसको आप लोग कम से कम अपने बर्थडे पर, या फिर जैसे कि न्यू ईयर आता है उस पर, या फिर कोई घर में खुशी आती है, कोई सिलेक्शन होता है, किसी भी टाइम पर आप लोग यहाँ पर इसको अपनी ज़िंदगी में एक बार जरूर ब्लड को डोनेट करके देखिए। और इसके साथ में आप लोग इसको कोशिश कर सकते हैं कि साल में 2 बार एटलीस्ट ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और अगर 2 बार नहीं तो साल में 1 बार तो कम से कम ब्लड डोनेट करना आप लोग अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना सकते हैं। अगर बात की जाए, ब्लड भी ऐसी एक रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत सारे लोगों की फुलफिल नहीं हो पाती है। और इसमें मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि मेरे फ्रेंड क्या बेसिकली मेरे ताऊ जी के लड़के थे, जैसे कि कुनबे में नहीं होते हैं वैसे थे। कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई थी। जो सबसे करीबी किसी को मैंने मरते हुए देखा था कैंसर की वजह से, मैं उस टाइम पर जब भी हॉस्पिटल में जाता था तो झकझोर जाता था मेरा दिमाग, क्योंकि कुछ कुछ घंटों के अंदर ही वहाँ पर किसी न किसी के रोने की आवाज़ आती थी। और दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल था और वहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन थी। यानी कि ज़िंदगी में अगर लगता है ना डिप्रेशन हो रहा है, तो कभी देखो ऐसे हॉस्पिटल में जाकर जहाँ जरा जरा सी देर में इंसानों की डेथ हो रही है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो दुनिया में है। तो आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उस टाइम पर मैंने ब्लड की कीमत समझी। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की खुशामद करी, क्योंकि उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो काफ़ी एक तरीके से नहीं कई सारे दिनों के अंदर, यानी कि एक हफ्ते के अंदर चेंज करना होता था। और जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड जाता था तो उसका चेहरा बिल्कुल खिल उठता था, उसकी बिल्कुल स्किन जो होती है वो हरी भरी हो जाती थी। पर लेकिन जैसे ही वीकेंड जाता था तो वीक आते आते एंड का, तो उसकी बॉडी जो है बिल्कुल सिकुड़ जाती थी और ऐसा लगता था जैसे शरीर के अंदर कुछ है नहीं, मतलब देखने में भी इतना ओड लगता था जिसकी कुछ हद नहीं है। तो सारे एक्सपीरियंस मैंने फील किए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में ज़्यादा अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर फिर भी 2013 से लेके अगर 2017 या फिर इसके आगे आप लोग बात करेंगे, 2020 में थोड़ा डिप हुआ, पर लेकिन 2021 में फिर से चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में आ रही हैं। यानी कि लोग जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं और आज की डेट में लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट भी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर के प्रोग्राम चलाए जाते हैं ऑर्गन डोनेशन के नाम पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट कर सके। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अगर बात करें हमारे देश के अंदर में टोटल कितनी पॉपुलेशन जो है वो ऑर्गन डोनेट करती है, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि टोटल अगर 1 मिलियन का मतलब होता है कितना, ये होता है 10 लाख। यानी कि 10 लाख लोगों में से अगर बात की जाए ओनली 0.52 मिलियन लोग ही जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर ऑर्गन डोनेट करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये रेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
तो यानी कि काफ़ी कम है अगर देखा जाए इसको, अगर आप लोग चेक करोगे। सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट करने में दुनिया में कौन सी कंट्री है, अगर ये आप लोगों से कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट कहाँ पर होते हैं, तो ये तो मैंने अपने देश के बारे में आप लोगों को बता दिया। सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन दुनिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं स्पेन के अंदर में। स्पेन के साथ में पोर्चुगल यानी कि पुर्तगाल जुड़ा होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन किया जाता है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूँ तो जैसे 1 मिलियन में हम लोगों ने कितना देखा अपने देश के अंदर में, 1 मिलियन भी, यानी कि पूरा 1 लाख 1 मिलियन के उसमें आप लोगों ने बोली यहाँ पर 10 लाख हो गए। तो हमारे देश में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग 0.5 समथिंग पर हम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, अगर बात करें बेसिकली स्पेन के अंदर में, तो उनकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पोर्शन, यानी कि हाईएस्ट वर्ल्ड में बोला है, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा पोर्शन उनकी पॉपुलेशन का जो है वो ऑर्गन डोनेट करता है। तो बोला जा रहा है कि 49.6 पर मिलियन, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि आधे से ज़्यादा मिलियन लोग जो हैं, यानी कि 5 लाख से भी लगभग बराबर लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेट यहाँ पर करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं इस मुद्दे को लेकर कितने ज़्यादा जागरूक हैं, जो कि यहाँ पर इसको ऑप्ट करते हैं ऑर्गन डोनेशन को। ऑर्गन डोनेशन जो है वो आज की डेट में चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, इसका फ़ायदा समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर टोटल अगर ऑर्गन के बारे में अगर आप लोग बात करें तो इसके जितनी अवेयरनेस होती है उतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट यानी कि दिल हो गया, लंग्स हो गए, पैनक्रियाज हो गया, ये सारी चीज़ें ऑर्गन डोनेशन की कैटेगरी में आती है। अगर बात करें हमारे देश में पिछले कुछ टाइम में, यानी कि पिछले 12 सालों में अगर बात करेंगे तो लगभग 12,740 के करीब लोगों के द्वारा जो है वो ऑर्गन डोनेशन किया गया। और मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे देश की जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ के करीब आप लोगों को देखने को मिलती है। उस देश के अंदर में 12,000 लोग जो है वो ओनली ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वही संख्या आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे बोलता ना वीडियो जो है वो 1 लाख के करीब लोग देख रहे हैं, और जो वीडियो पर फीडबैक देते हैं वो कितने देते हैं, वो देते हैं 7 से 8 हज़ार लोग मुश्किल से। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं। उसमें कोई फीडबैक देने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लाइक करना पड़ता है एक छोटा सा, और उसमें 1 सेकंड भी नहीं लगती है। तो सोचो 1 लाख लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें 10,000 लोग भी जो हैं वो फीडबैक नहीं दे रहे हैं, और वो भी फीडबैक जो 1 सेकंड का होगा। तो सोचो जब यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन की बात आएगी तो प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ेगा, डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, फिर ऑर्गन डोनेट करना पड़ेगा। एक तरीके से नहीं, एक तरीके से पूरा प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑर्गन तो डोनेट हालांकि डेथ के बाद ही होता है इंसान के, जाता है जो, या फिर आप लोग बोले यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली लालू प्रसाद यादव जी की जो बेटी है उन्होंने अपने जो फादर साहब के लिए ऑर्गन डोनेशन किया। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है एक अवेयरनेस फैलाने वाली प्रक्रिया है, तब जाकर चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। नॉर्थ और साउथ में भी आप लोग काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में। जो नॉर्थ में जो लोग हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं है एज कम्पेयर टू साउथ में। यानी कि सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में अगर पूछूं मैं आप लोगों से कौन कौन से राज्य करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया, टोटल मिलाकर ये कुछ राज्य हैं गिने चुने। टॉप 5 राज्य में कौन आएगा, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं हमारे देश में। लगभग 85% ऑर्गन डोनेशन जो है वो ओनली 5 राज्य से आता है, और बचे हुए 23 जो राज्य हो गए वहां पर ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। इक्का दुक्का कोई ऑर्गन डोनेट करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात यहां पर की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना चाहिए। ये एक ग्राफ भी है जिसके थ्रू समझाने की कोशिश की गई 2017 से लेके 2021 तक का पैटर्न। 20 में मैंने बोला कि चीजें डिप हो गई थी तो वो यहाँ पर डिप हुई, और फिर 21 में यहाँ पर चीजें जो हैं वो थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। जो नेक्स्ट स्लाइड मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करूंगा उसको देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। मतलब कंडीशन आप लोगों को समझाता हूं कि क्या है जिसके चलते आप लोग की आंखें खुली रहेंगी। अगर बात करें नीड कितनी है और हम लोग प्रोवाइड कितना करा पा रहे हैं, गैप कितना है, अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। दुनिया में 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट जो होते हैं वर्ल्ड में वो हमारे देश में होते हैं। यानी कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैं ओनली किडनी की बात करूं, किडनी जो हमारी बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, हमारे देश में रिक्वायरमेंट है लगभग 1.5 से लेके 2 लाख किडनी की। यानी कि इतने लोगों को किडनी की रिक्वायरमेंट है हर साल। इतने लोगों की किडनी खराब हो रही है, उल्टी सीधी हरकतें, या फिर आप लोग लाइफ स्टाइल डिजीज भी बोल सकते हो उनको, कि हमारा रहन सहन, खान पान, सोना उठना जगना, एक्सरसाइज न करना, बैलेंस डाइट न लेना। सबको बैलेंस डाइट थोड़ी ना मिलती है जैसे आप लोगों को मिलती है इस लेक्चर के अंदर में
तो यहाँ पर 2 लाख पर्सन अगर जिनको किडनी की जरूरत है तो ओनली 8,000 को मिल पाती है। नंबर समझ रहे हैं, डिफरेंस देखो आप लोग यहाँ पर, 2 लाख को जरूरत है और 8,000 को मिल पा रही है। 80,000 लोगों को यहाँ पर लीवर की जरूरत है पर लेकिन 1,800 को मिल पाता है ओनली। ये समझिए आप लोग 10,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो ओनली 200 लोगों को यहाँ पर मिल पाता है। यानी कि गैप देखो आप लोग, कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है और मिल कितने लोगों को पाता है। ये सोचने वाली बात है और ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। सोचो अगर कोई इंसान स्पेन में हो तो वहां पर उसको कितने चांसेस हैं कि उसको वो चीजें मिल जाएंगी और कितने चांसेस हैं उस इंसान के जिंदा रहने के। जबकि डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर बात करें वहां पर भी लोग मर रहे हैं, यहां पर भी लोग मर रहे हैं, वहां पर लोग जो है उसको डोनेट कर दे रहे हैं और यहां पर लोग जो है वो उसको डोनेट नहीं कर रहे हैं, अपना शरीर जो है वो मरने के बाद में बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इसके चलते लाइफ स्टाइल जो डिजीज है ना वो काफी बड़ा बर्डन पड़ा हुआ है आज की डेट में। इंसान की बॉडी पर मोटापा चढ़ना या फिर उसको दिल की बीमारी होना या फिर उसको बेसिकली आंखों की बीमारी होना या फिर कोई भी ऐसी बीमारी आप लोग देखो, स्किन की बीमारी होना, बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जो कि आज की डेट में लाइफ स्टाइल डिजीज है। उन्हें कहते हैं कि ब्लड प्रेशर इंसान का हाई रहता है, पता नहीं क्या क्या बीमारी आज की डेट में देखने को मिलती हैं। मैक्सिमम बीमारी वो हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती हैं। यानी कि इंसान ने अपने रहन सहन खान पान के तरीकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कई सारी बीमारियां जो हैं वो अपनी ओर बुला ली हैं और इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। हार्ट और लंग जो है यहाँ पर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को प्रॉब्लम में पड़ते हुए नजर आते हैं इनकी वजह से। अगर बात करें यहाँ पर ब्रेन डेड पर्सन, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका ब्रेन डेड हो चुका है तो यहाँ पर वहाँ से हम लोग रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, पर लेकिन अगर डोनेट नहीं किया है तो वो वेस्ट हो जाते हैं। 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं एवरी ईयर, ठीक है, पर लेकिन उनके ऑर्गन जो है वो आज की डेट में देखें तो वहां पर उसको डोनेट नहीं किया जाता है। अगर उनके ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो वो आसानी से उनके ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं। सोचो, हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, तो ऐसे निकलते हैं। हमको पता है, मैंने कई बार बताया कि रोड एक्सीडेंट हमारे देश में सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है। मैंने बोला था कि लगभग 4.5 लाख से 5 लाख के करीब रोड एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश के अंदर में। सोचो, इसमें से 1.5 लाख के करीब लोग हैं जिनकी प्रॉपर एक डेथ आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर। तो उन जो डेथ हो रही है यहां पर उसमें से सोचो यहां पर मैंने बोला अभी यहां पर कि कितनी किडनी चाहिए। वो इंसान जो मर रहा है उसकी किडनी भी यहां पर है, वो इंसान जो मर रहा है उसका लीवर भी है, उसका हार्ट भी है। तो इतने सारे हार्ट, इतनी सारी किडनी, ये हम लोग बर्बाद कर देते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा शरीर जो है वो कितना अनमोल है। जो इंसान ये बोलता है ना कि मैं बहुत गरीब हूं, गरीब इंसान बस दिमाग से होता है, वरना जिंदगी में इंसान जो है कमा खाने की एक तरीके से उसके अंदर क्षमता रहे तो कहीं भी कमा खा लेता है। ये इंसान के सोचने के ऊपर डिपेंड होता है। अगर इंसान को इतना शानदार शरीर मिला हुआ है, इतने सारे सोचने समझने के तरीके मिले हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी वो अपनी लाइफ को सही तरीके से लेकर चलना चाहे तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो इंसान जो है वो निकाल सकता है। पर इंसान जो है वो कब आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं अपनी खुद की कमजोरियों की वजह से, आप लोग खुद देखिए जिंदगी में अगर आप लोग कुछ करने की बात आए तो सबसे पहले तो आप लोग यही अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या हम लोग इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप लोग ये देखा करो ना कि दुनिया कर रही है उस काम को, कुछ ऐसा तो काम आप लोगों को बोलने दिया कि आज तक किसी ने नहीं किया है, ऐसा कोई काम आप लोगों से करवाया जा रहा है तो समझ में आता है यार। पर लेकिन वही जो काम है दुनिया कर रही है आज के डेट में। आईएएस की बात करें तो हर साल जो है 1000 के करीब जो है इसमें पर्टिकुलर शीट निकलती हैं। आप लोग समझ सकते हैं उसमें से लगभग 150 से 200 आईएएस हर साल सेलेक्ट होते हैं। आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए तो बोला नहीं जा रहा है कि दुनिया में एक ही होगा वो गोल्ड मेडल इस फील्ड में जो तुम जीत कर लेकर आओगे, तो वो इंसान बोले भी यार टफ टास्क है। तो सोचो, थोड़ा सा अपने आप को उस चीज के काबिल समझो, जब और कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा एक माइंडसेट बना के देखो, चीजें तुरंत आसान लगने लगेगी आप लोगों को। इसी के साथ में अगर बात करूं, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू, ये ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर में जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है और इसको NOTTO, ठीक है, तो नोटों के नाम से आप लोग जानते हैं। यानी कि ये नोट छापने का भी काम करती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। देखिए आप लोगों को आप पता है, जैसे मैंने कई बार बोला है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज की डेट में कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक केस सामने निकल कर आया, एक लड़की के जो बॉडी में से किडनी निकाल ली उसको ये बोलकर कि तुम्हारे हस्बैंड को जॉब दिलाएंगे। यानी कि लड़की के हस्बैंड को जॉब दिलाई जाएगी, उसको उसके तरीके से उसकी यहाँ पर किडनी निकाल ली और किडनी निकालने के बाद में इंसान जो है फरार हो गए।
अब वो लड़की की किडनी गई, उसकी हालत खराब है और जॉब वॉब का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी भी यहाँ पर तस्करी देखने को मिलती है। एक वीडियो मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी, वहां पर जिंदा इंसान को काट कर उसके अंदर के बॉडी पार्ट निकाले जा रहे थे। वो इतनी ज्यादा वायरल वीडियो थी जिसकी कुछ हद नहीं है। कई जगह उसको बैन कर दिया, टेलीग्राम ने भी उसको बेसिकली डिलीट करा। तो बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन है कि इनका तस्करी, इनका गलत तरीके से व्यापार भी होता है। तो सोचो व्यापार किस चीज का होगा। आप लोगों ने कभी देखा है आज की डेट में, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि खासकर जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी हर जगह बिखरा फिर रहा है, पानी की कोई काला बाजारी कर रहा है, पानी की तस्करी कर रहा है। तस्करी किस चीज की होती है? जो मार्केट में कम अवेलेबल हो उसको गलत तरीके से मार्केट में लाने की कोशिश की जाती है, उनकी तस्करी होती है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये कंडीशन निकल कर आती है। तो इसलिए जरूरी है कि चीजों के बारे में लोगों को अवेयर कराएं। और ये ऑर्गेनाइजेशन वो काम करती है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये सेटअप की गई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ एंड जो हेल्थ सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। कौन है हमारे मिनिस्टर, ये बताइए। मैंने बताया भी था आप लोगों को। यहां पर दो डिवीजन है। एक तो है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल और स्टोरेज, यानी कि हमारे देश के अंदर में जो ऑर्गन और जो टिश्यू होते हैं उनको रिमूव करना और इनको स्टोर करना, ताकि आगे जिस तक पहुंचाने हैं उस तक पहुंचाया जा सके। पहला। दूसरा देखने को मिलेगा नेशनल, ये है बायो मटेरियल, ठीक है, सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक हेडक्वार्टर मैंने बता दिया जहां पर ये लोकेटेड है। बाकी इसके लोकल ऑफिसेज भी हैं जो कि जरूरी भी हैं यहाँ पर, जो चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी के अंदर आप लोगों को इसके रीजनल ऑफिस भी देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पर जो काम यहाँ पर चल रहे हैं। स्टेट लेवल पर भी यहाँ पर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और स्टेट के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं, ये स्टैब्लिश कर चुके हैं लगभग 12 यानी कि 12 स्टेट। यानी कि आज भी आप लोग देखते हैं कि आधे से भी कम स्टेट ऐसे हैं जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाए हुए हैं। तो जब स्टेट इसको बना ही नहीं रहे हैं तो अवेयरनेस कहां से आएगी मेरे दोस्त? अवेयरनेस भी तो तभी आएगी ना जब कोई इसको स्टैब्लिश करेगा। तो हमारे राज्य जो है उनको भी आगे आना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मुद्दे पर काम करने के लिए। तो यहां पर इसके रिलेटेड एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के नाम से जानते हैं। अब इसकी थीम भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कि लेट्स प्लीज टू डोनेट ऑर्गन एंड सेव लाइफ, यानी कि चलो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग अपने ऑर्गन को डोनेट करेंगे और जो लाइफ है उनको हम लोग सेव करेंगे। ये यहाँ पर डे भी सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि इन चीजों को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके और जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है उन लोगों तक ये बॉडी पार्ट जो है वो पहुंचाए जा सके। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यार। अगर इसके बारे में मैं बात करूं क्वेश्चन, तो आप लोगों से जैसे कि क्वेश्चन पूछ ले अगर कोई, यहां पर सीधा सीधा बात है। यहां पर बोला गया कि डिस्कस मेजर दैट आर नीडेड टू, एक तरीके से परस्यूड पीपल टू बिकम द ऑर्गन डोनर। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बताइए कि अंग दान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे राजी किया जाए, उसके कैसे उपचार है कि लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए राजी किया जाए। ये काफी बड़ी बात है। मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों की समझ में आ गया, आप लोग राजी हो गए। तो इसी तरीके से लोगों को राजी करना काफी बड़ी बात है। तो परसुएड यानी कि राजी करना उनको इस काम के लिए अगर हो गए तो बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी है, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने ये पर्टिकुलर जो है टॉपिक सुना है, इससे पता चलेगा। यहां पर बोला गया ऑर्गन डोनेशन के बारे में कि ऑर्गन डोनेशन रेट जो है वो 0.52 पर मिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। डोनेशन स्पेन के अंदर में 49.6 पर मिलियन देखने को मिलेगा। इंडिया लेस देन 1/4 स्टेट जो है वो एक तरीके से जो डोनेट मोर देन, वो एक तरीके 3/4 ऑर्गन। तो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या सही है? यहाँ पर करेक्ट पूछा गया, आंसर है डी। यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओनली यहाँ पर कुछ ही राज्य हैं जो कि पूरा यहाँ पर संभाले हुए हैं, बाकी यहाँ पर सारे राज्य जो हैं वो अपना मजे कर रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यार ये टॉपिक ऐसे हो गया, आप लोग इसको समझिए पूरा टॉपिक कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, न्यूज क्या थी वो समझ ली, किस किस राज्य में क्या क्या कंडीशन है वो समझ लिया, डोनेशन का क्या पैटर्न है, क्या क्या डोनेट किए जाते हैं, बेसिक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दी कि कितने राज्य है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, कौन ज़्यादा डोनेट कर रहा है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हो गई। पैटर्न क्या चल रहा है अभी यहाँ पर, इसी के साथ में क्या क्या कमी है, कितना हम लोग कर पाते हैं, कितना गैप है। एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक डे भी कवर करा दिया जो कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। थीम वगैरह आप लोगों से पूछ ली जाती है, एक क्वेश्चन भी हो गया और आंसर राइटिंग भी यहां पर हो गई। टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि अब क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन न छूटे। इस टॉपिक को अब आप लोग किसी को पढ़ा भी सकते हो, तो इसको कहते हैं पढ़ना। अगर इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से चीजों को तैयार करना स्टार्ट कर दिया और फिर इस चीज का रिविजन करते रहना।
अब मान लो ये टॉपिक 4-5 बार आ रहा है कहीं पर भी कि तमिलनाडु में इतना ऑर्गन डोनेट हो गया, केरला में इतना ऑर्गन डोनेट हो गया, यहाँ पर तस्करी हो रही है, तो किसी भी तरीके से टॉपिक आ जाए, आप लोगों ने अगर इस तरीके से एक बार तैयार कर लिया, अब उससे कोई क्वेश्चन पूछे या किसी के साथ में आप लोग डिबेट डिस्कशन में आप लोग लगो, तो सामने वाला कहेगा कि समझदार इंसान है यार, सारी बातें जानते हैं। तो बताना कि एसएलवी फैमिली मेंबर है हम लोग, ठीक है। फीडबैक जरूर देना जैसा भी आप लोगों को लगता है टॉपिक। कोई डाउट है तो उसको पूछ लेना, ऑलवेज वेलकम डाउट। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो क्लियर करके आगे बढ़ना है, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का डाउट को लेकर, ओके। दोस्तों एक दोहा आप लोगों ने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि सत सैया के दोए रे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो वो जो दोहा है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर बड़ा ही सटीक बैठता है। आप लोगों को यहाँ पर जो पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं ये छोटे छोटे से क्या हैं, ये कछुए हैं, क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से कछुए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये जो कछुए हैं अगर पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से कछुए पाए जाते हैं तो ये हैं ओलिव रेडली टर्टल। तो ओलिव रेडली टर्टल जो हैं ये दुनिया में तो पाए ही जाते हैं, हमारे देश के अंदर भी ये आप लोगों को उड़ीसा के कोस्ट पर काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है ये इनके बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इनका मास नेस्टिंग यानी कि अंडे देने का टाइम होता है। तो इसकी वजह से उड़ीसा के अंदर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर इकट्ठे होते हैं, मतलब उड़ीसा के कोस्ट पर, और उस कोस्ट का नाम है यहाँ पर गरीमाथा। तो ये कई बार आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है कि गरीमाथा बीच जो है वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उड़ीसा में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओलिव रेडली टर्टल बीच आप लोग नॉर्मली से बोलते हैं, नेस्टिंग के लिए बेसिकली यहाँ पर ये जाना जाता है। और इसी के साथ में इसका कनेक्शन आप लोगों को जो महानदी रिवर है उसके साथ में भी देखने को मिलेगा। एक ऋषिकोल्या रिवर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग आते हैं उड़ीसा से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। ओलिव रेडली टर्टल दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब और कछुओं के कंपेयर में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जो टर्टल है यहाँ पर ये काफ़ी छोटे हैं क्वांटिटी में, और इसी के साथ में ये काफ़ी लार्ज स्केल पर पाए जाते हैं। पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग इनको IUCN में देखोगे, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको 1972 का जो कानून है उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है, जहाँ पे अच्छी खासी प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। और CITES का जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कन्वेंशन है इसके अंदर भी इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इतनी ज़्यादा संख्या इनकी होने के बावजूद भी इनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी पड़ रही है। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब कन्वेंशन यहाँ पर किसी न किसी इस तरीके से चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती है। हमारे देश के अंदर में नेस्टिंग कहाँ होती है, ऋषिकोला, गरीमाथा बीच और माउथ ऑफ देवी रिवर, ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर ये आकर अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय करते हैं और बोलते हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा और फिर जो है वहाँ पर आकर ये प्रॉपर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। पर लेकिन अगर कोई एंजॉय कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई खतरा भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा खतरा रहता है, अगर कोई बाढ़ आ जाती है यानी कि फ्लड आ जाता है, अगर कोई साइक्लोन आ जाता है तो यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर दिक्कत देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी कि जो पानी का गर्म होना, वो भी यहाँ पर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी का गर्म होने के साथ साथ में पानी का पोल्यूटेड होना भी एक खतरनाक रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। और इंसान जो कि इस धरती का सबसे खतरनाक जानवर है वो इनका शिकार भी करता है मीट के लिए, इनको खाने के लिए। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इनकी ज़िंदगी में बेचारों की टेंशन इतनी ज़्यादा है कि ये अपना UPSC का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाते प्रॉपर, मतलब अपनी नेस्टिंग भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, अपने अंडे भी नहीं दे पाते हैं। ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है हम जैसे लोगों का, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें। हम लोग आज की डेट में फिशिंग करते हैं, यानी कि मछली हम लोग पकड़ने के लिए कई बार क्या करते हैं, ट्रोलर यूज़ करते हैं। ट्रोलर क्या होता है, एक इस तरीके का बहुत ही बड़ा नेट होता है और उसको नाव में बांध के खींचा जाता है समुद्र के अंदर अंदर। तो इसमें बहुत लार्ज स्केल पर मछलियाँ आती हैं। पर लेकिन यहाँ पर ये तो लिखा नहीं है इसके गेट पर कि ओनली एंट्री ओनली फॉर द फिश, ठीक है। तो इसका मुंह खुला रहता है और उस मुंह के अंदर में मछली, कछुए, कीड़े मकोड़े, मतलब जो भी है सारे इसके अंदर भर जाते हैं। तो इसमें काफ़ी लार्ज स्केल पर टर्टल भी जो हैं वो जाते हैं। इसी के साथ में अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत ही लार्ज स्केल पर जो मेरीन लाइफ है उसको ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करती हुई यहाँ पर नजर आती हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो
तो इनकी जिंदगी को, बेचारी की जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनको इस कैटेगरी में रखा गया। और ये दिक्कत ओनली हमारे देश में नहीं है, ये दिक्कत आप लोगों को दुनिया में अलग अलग जगह पर भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसीलिए इनके ऑपरेशन के, इनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया भर में कई सारे ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहूँ जिससे कि आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। ऑपरेशन ओलिव ये यहाँ पर इंडियन जो कोस्ट गार्ड के द्वारा चला गया। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया में आकर यहाँ पर ये अपनी नेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना कोस्ट गार्ड ने भी अपना दायित्व समझा। तो ओलिव रेडली टर्टल को यहाँ पर कोई नुकसान ना पहुंचा सके, खासकर ब्रीडिंग के टाइम पर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मछली पकड़ने के लिए लोग जो हैं वो समुद्र के अंदर जाते हैं, पर लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस ड्यूरेशन में मछली जो होती हैं वो अपना ब्रीडिंग का टाइम जो है वो कंप्लीट करती हैं। उस टाइम पर मछली पकड़ना जो है वो बंद कर दिया जाता है काफ़ी कुछ लंबे समय के लिए, ताकि वो अपना वो ड्यूरेशन कंप्लीट कर सकें। ऐसी चीज़ें आप लोगों को कई बार देखने को मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेचर जो है एक तरीके से, उसके साथ में अगर इंसान जो है छेड़छाड़ी ना करें तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल होती नजर आएगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस भी यूज करने के लिए बात की जाती है। यहाँ पर टैगिंग की जाती है कई बार, ठीक है, ताकि इंडेंजर ओलिव रेडली टर्टल जो है उसको पहचाना जा सके और कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इंटरेस्टिंग चीज है, वैसे आप लोगों ने सुना होगा कई बार टर्टल और टोर्टोइज, ठीक है। तो टर्टल और टोर्टोइज में क्या फर्क है? तो नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे जो टर्टल है ये आप लोगों को किसके अंदर पाया जाता है? ये पानी के अंदर पाया जाता है, और इसके इस तरीके पंख होते हैं जिसकी वजह से पानी के अंदर तैरता है। पर लेकिन जो टोर्टोइज होता है उसके बाकायदा इस तरीके से पंजे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नाखून आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जमीन पर, ज्यादातर लैंड पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बात करें, जो ये टर्टल होते हैं ये आप लोगों को प्लांट और एनिमल दोनों खाते हुए नजर आएंगे, यानी कि इनकी पार्टी जो है दोनों से चलती है। पर लेकिन ये जमीन पर रहते हैं, तो इसलिए ये शाकाहारी टाइप के जीव हैं और आसानी से अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग पालोगे घर पे तो आप लोग ये नहीं कहोगे मैंने टर्टल पाल लिया। नॉर्मली आप लोग टोर्टोइज पालते हो, यानी कि कछुआ पालते हो, ये जमीन पर रहता है। अगर मैक्सिमम टाइम आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये एक तरीके से अपनी लाइफ को लैंड पे एंजॉय कर सकता है। पर लेकिन इनकी लाइफ जो है वो लैंड पर एंजॉय करने लायक नहीं है। ये एक्वेरियम जो आप लोग लाते हैं कि पानी का एक वो नहीं बड़ा सा सिस्टम लेकर आते हैं, इसके अंदर मछली वगैरह डाले रखते हैं, उसके अंदर आप लोग यहाँ पर टर्टल को डाल सकते हो। पर लेकिन टोर्टोइज जो है वो आसानी से आप लोग बिस्तर के ऊपर, आप लोग जो जमीन है वहां पर आराम से खेलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये टर्टल और टोर्टोइज में फर्क भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ से भी हल्का फुल्का सा आइडिया अगर आप लोगों को रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कोई बच्चा भी पूछ ले कि बताओ भैया टर्टल और टोर्टोइज में क्या डिफरेंस है, बड़ा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है तो फिर आप लोग बोलोगे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये टर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, ओलिव रेडली टर्टल। और जब ये इकट्ठा होकर एक जगह आकर इस तरीके से मास नेस्टिंग करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ARRIBABA, ठीक है। तो ये अरी बाबा, तो ये याद रखेगा। मैं देख रहे अरी बाबा इतने सारे कछुए वो वाला डायलॉग आप लोग याद रख लेना। तो ये जब अरी बाबा निकल जाए मुंह से तो बहुत सारे कछुए आप लोगों को एक जगह देखने को मिलेंगे और वो अपना मास नेस्टिंग करते हैं, यानी कि सामूहिक एक तरीके से बच्चों को पैदा करते हैं इकट्ठा होकर एक जगह। तो ये इसको ओलिव रेडली टर्टल के साथ साथ में एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको हम लोग पैसिफिक रेडली टर्टल के नाम से भी आप लोग बोलते हैं। पैसिफिक रेडली सी टर्टल के नाम से भी आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में बताया, पूछ ले अगर कोई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इसकी कॉलोनी जो ब्रीडिंग होती है वो कहाँ पर होती है, जहां पर ये मास नेस्टिंग करते हैं, तो उड़ीसा का जो गिरिमाथा बीच है यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा मास नेस्टिंग आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। इसीलिए उड़ीसा की गिरिमाथा मैरीन सेंचुरी को यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट रोकरी, ठीक है, ये कॉलोनी ऑफ द ब्रीडिंग एनिमल सी टर्टल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कई सारे लोग होते हैं जो सर्दियों में नहाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको गर्म पानी चाहिए होता है ठीक है, तो गर्म पानी अच्छा है, हल्का सा गुनगुना पानी अगर आप लोग ले लें, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, तो बॉडी के लिए अच्छा रहता है। ये माना जाता है कि पानी नहाने वाला आप लोग के बॉडी के टेम्परेचर पे होना चाहिए और पीने वाला भी आप लोग बॉडी के टेम्परेचर पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हल्का सा गुनगुना भी हो जाए तो उसमें थकावट और अच्छे से मिटती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी वार्म वाटर, एक तरीके से थोड़े से गर्म पानी में पाए जाने वाले आप लोगों को ये जीव देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों से पूछी जाती है। ये इतना डिटेल में किस लिए कवर किया? ये इसलिए कवर किया क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में आप लोग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 2015 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया,
यानी कि सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओलिव रेडली टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन या फिर घड़ियाल। तो आप लोगों से यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक्वेटिक एनिमल के बारे में यहाँ पर पूछ लिया, जो कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल हम लोग बोलते हैं, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, 2-4 बातें तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखी है, फिर भी ट्राई करके देखो, ये तो आप लोग आंसर दे सकते हो। सही आंसर क्या है, और यहां से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। सही आंसर है यहाँ पर सी, इसको बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। तो हल्का सा एक छोटा सा टॉपिक भी आप लोगों को कवर हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं आप लोगों को। जो रिवर डॉल्फिन या फिर गैंगेटिक डॉल्फिन है, इसको हम लोग नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से जानते हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नाई भी आप लोग इसको बोल सकते हो। ये इसको लोकली एक नाम से और जाना जाता है, जिसको आप लोग सुसु बोलते हो। जी हाँ, सुसु, यानी सुसु पोटी कर ली, तो इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर। तो गैंगेटिक जो डॉल्फिन है यहाँ पर, इसके नाम से भी आप लोग जानते हैं यहाँ पर। ये एक तरीके से जो सुसु है, ये इसको जाना जाता है क्योंकि ये एक तरीके की आवाज करती है, उन्हें इस तरीके की विसल टाइप की, जो इसकी वजह से यहाँ पर इसको सुसु बोला जाता है कि सुसु की आवाज निकल रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर, जैसे गंगा रिवर होगी, मेघना, ब्रह्मपुत्रा, इसी के साथ में हमारे देश के साथ साथ में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में एक रिवर है जिसका नाम है कर्णपुली। तो कर्णपुली रिवर में ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को पाते हुए नजर आएंगे। इनकी संख्या जो है वो काफी लार्ज स्केल पर घटती रहती है, क्योंकि आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मछलियां होती हैं वो जैसे कि रिवर में पाई जाती हैं, और रिवर पर हम लोग क्या करते हैं, कई सारे बड़े बड़े बांध बना लेते हैं। तो उसकी वजह से मछलियां जो हैं वो प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ पाती हैं, और उन बांध में अटक कर, या फिर बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से मछली पकड़ने का धंधा, इसी की वजह से पोल्यूशन वगैरह, बहुत सारे ऐसे रीजन है, इनकी संख्या खत्म होती जा रही है। आयुषियन में अगर बात करें यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन को, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है, ये याद रखिएगा। और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका शेड्यूल 1 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ओलिव रेडली टर्टल के साथ साथ में आप लोग की गैंगेटिक डॉल्फिन भी मैंने आप लोगों की कवर करा दी। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा घड़ियाल के बारे में। घड़ियाल जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं। और सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार किसी से क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरी बार किसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया। यूपीएससी अक्सर अपने ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट से भी कई बार खेलता रहता है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पर ओलिव रेडली टर्टल के बारे में, इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने ध्यान से ये पर्टिकुलर टॉपिक सुना है। तो सबसे पहले बोला गया कि ये सबसे ज्यादा छोटे होते हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा अबंडेंस में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा छोटे होते हैं दुनिया में। ये टर्टल जो होते हैं ये कार्निवोर हैं, यानी कि एक तरीके से मांसाहारी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों चीजों को निपटा देते हैं आप लोग, ये ऐसा भी बोल सकते हैं। पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इनको जब यूनिक जो मास नेस्टिंग होती है, जब मिलकर सारे बच्चा पैदा करते हैं यहाँ पर एक तरीके से एक घोंसला बनाकर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं अरीबा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, वैसे इसको अरीबाड़ा, ठीक है, बाबा नहीं अरीबाड़ा बोलेंगे यार, ठीक है, बाबा बोल दिया था मैंने, अरीबाड़ा बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अरीबाड़ा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट यूज किया था अरीबाड़ा, ठीक है। तो जो मैंने वहां पर अरी बाबा बोला था, अरी बाबा नहीं अरीबाड़ा, ठीक है। ये इसको आप लोग यहाँ पर देखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब आप लोग एग्जाम में भूलोगे नहीं इसको। यहाँ पर इसको मैंने बाबा बोल दिया था, जबकि ये बाड़ा है, तो अरीबाड़ा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये एक यूनिक स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ से बन सकता है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि एक ही टॉपिक में कितनी सारी चीजें कवर कर दी। ओलिव रेडली टर्टल हो गया, इसी के साथ में जो हम लोगों ने बात कर ली गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात कर ली, टर्टल और टोर्टोइज के बारे में बात कर ली। यूपीएससी का क्वेश्चन भी आप लोगों का कवर हो गया यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर मैप बेस्ड लोकेशन आप लोगों की कवर होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर होगी। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि उसमें से क्या आसपास से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कंफ्यूजन में ना आए, है कि नहीं। कैसा लगा टॉपिक बताना, फीडबैक जरूर दे दिया करो अपना, ओके। आप लोगों ने कई सारे बच्चे देखे होंगे ये सोचते हैं कि यार हम पैदा कैसे हो गए और हम पैदा क्यों हो गए, और कई बार तो ये क्वेश्चन उनके माइंड पर इतना हावी हो जाता है कि वो जो है पूरी जिंदगी इसके बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि ऐसा कई बार सही सारे लोग सोचते हैं कि हमारा पर्पज क्या है इस धरती पर आने का, वो तो हो गई गोल के बारे में सोचना। पर लेकिन इस चीज को लेकर कि हम पैदा ही क्यों हो गए, धरती पर जीवन ही कैसे हो गया, अगर इस तरीके के जो इंसान जो है बचपन से ऐसी बातें सोच रहे हैं वो आगे चल के साइंटिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। और फिर इन ऐसे टॉपिक्स का पीछा नहीं छोड़ते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे भाई साहब, ये धरती पर कहाँ से आ गई चीजें।
तो यहाँ पर जब ये टॉपिक पढ़ रहा था मुझे कुछ ऐसी भावनाएं आई। यहाँ पर अभी गोंडवाना वैली स्प्रिंग ऑफ जो यहाँ पर मैमिलियन इवोल्यूशन बोला गया है, नोट ये है बेसिकली लाउरेशिया, ठीक है। तो ये रिसर्चर के द्वारा पता चला है, यानी कि जो पहले सोच रहे थे हम जिसकी वजह से यहाँ पर धरती पर जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनका जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें पहले यहाँ पर जो बोला गया था वो नहीं है, बोला गया कि अब दूसरे की वजह से यहाँ पर ये माना जा रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो अलग अलग जीव जंतु जो हैं वो धरती पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्राणी ये आप लोगों को धरती पर नजर आते हैं। तो कई बार हम लोग सोचते रहते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, सुना होगा ना आप लोगों ने तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिली। तो नई रिसर्च यहाँ पर की गई, तो बोला 50 मिलियन जो साल पहले यहाँ पर, तो उसके चलते जब पता चला कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स जब शब्द मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग इनको स्तनधारी बोल सकते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और वो जानवर जो कि गर्म खून वाले होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया जब इसके बारे में स्टडी की तो जो मॉडर्न मैमल्स होते हैं तो इनको बेसिकली जिस तरीके से देखा गया कि ये कैसे हैं, तो प्रिमेटिव मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई। जैसे कई सारे जो पहले अंडे दिया करते थे, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ जीव जंतु जो है वो अंडे देते हैं, कुछ बच्चे पैदा करते हैं। इंसान एक ऐसा जानवर है जो कि बच्चे पैदा करता है, अंडे नहीं देता है, अगर वैसे आप लोग देखें तो यहाँ पर इसके बारे में स्टडी चलती रहती है कि कौन पहले आया। तो यहाँ पर मोस्टली जो माना जाता है यहाँ पर जो इस तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में यहाँ पर देखने को मिले, जैसे ट्री कंगारू हो गया, इसी के साथ में मार्कोपोड्स देखने को मिलता है। तो इनके ऊपर स्टडी की जा रही है। तो एक नई ये खबर अभी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है, कि मैमल्स जो हैं वो किस तरीके से कैसे कैसे धरती पर आए, तो उसके बारे में उनका विकास कैसे हुआ, अंतिम चरण में अब इंसान जो है उनसे उभर कर आ गए। तो ये एक स्टडी यहाँ पर अभी देखने को मिली है, ठीक है तो ऐसी स्टडी जो है ये डाउन टू अर्थ में यहाँ पर छपी हुई थी। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में प्रोवाइड करा दी है। कोई पूछे तो बता देना भाई साहब कैसे कैसे धरती पर आए हो, है कि नहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसी स्टडी यहाँ पर बेसिकली देखने को मिली पीआईबी में। यहाँ पर बात की गई है जैसे कि लिजार्ड, यानी कि जैसे छिपकली वगैरह या गिरगिट वगैरह जो इस तरीके के जो प्राणी होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसके जो रिमेन्स हैं यहाँ पर अभी हिमाचल प्रदेश के जो बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकल एरिया है वहाँ पर अभी देखने को मिले। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। जो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कोई ऐसा जीव जंतु अगर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर धरती पर कब आया होगा, उसकी आकृति कैसे कैसे चेंज हुई है, उसके बेस पर हम लोग समझ पाते हैं कि प्रेजेंट टाइम के जो जीव जंतु हैं उनकी आकृति कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर ये बेसिकली हरितलाल नगर में ये एक स्टडी आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें यहाँ पर पता लगाया गया। आप लोग देखते हैं कोई ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा जानवर, ये सारी पिक्चर जो आप लोगों हैं, खासकर जो रेंग कर चलने वाले हैं, किसी के पैर आप लोगों को देखने को मिलेंगे पीठ के बल जो इस तरीके के धरती पर चलते हैं। तो ये कई तरीके के जानवर, कई तरह की लिजार्ड आप लोग इनको बोलते हैं, कई तरह की छिपकली की कैटेगरी में ये जानवर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अभी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर में यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बोला गया है कि लेट मियोसिन जो होमिनिड्स, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है जो कि 9.1 मिलियन ईयर के बेसिकली यहाँ पर जो ये मिले हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर में, ये छिपकली और या फिर जो भी यहाँ पर जो सांप के जो अवशेष, तो बोला ये जा रहा है कि ये 9.1 मिलियन ईयर पुराने हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। जब इनके जीवाश्म को इकट्ठा करने के बाद में लेबोरेटरी में ले जाकर चेक किया गया तो पता चला कि उस टाइम पर टेम्परेचर जो है वो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस था। ये स्टडी की गई यहाँ पर। और इसी के साथ में यहाँ पर उस टाइम से रिलेटेड जो मड्स वगैरह यानी मिट्टी वगैरह वो सारी चीज़ें कैसी लेक थी, कैसी वो सारी चीज़ें थी, उनका भी पता जो है वो साइंटिस्ट लगा लेते हैं। साइंटिस्ट बहुत चालाक हैं, देखा ना तो वो 3 इडियट मूवी में जब कहता है आमिर खान, साइंटिस्ट बहुत चालाक हैं, उन्होंने ये तो पता लगा लिया कि क्या क्या चीज़ें दुनिया में क्या क्या होती हैं सारी चीज़ों का, पर ये पता नहीं लगा पाए कि एक इंसान जब प्रेशर में होता है तो उसके माइंड पर कितना प्रेशर पड़ता है जब वो सुसाइड करता है तो लोगों को पता चलेगा तो वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर माना जाएगा, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर की वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो वो डायलॉग मुझे कभी कभी याद आते हैं और इनफैक्ट ये एक सही भी है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी में प्रोडक्टिव कर रहा होता है उसको भी डिप्रेशन में डाला जा सकता है उल्टी सीधी चीज़ें बोल बोल कर, और ये चीज़ें आप लोगों ने आसपास में भी देखी होंगी। तो ज़रूरी है कि इनके ऊपर भी काम किया जाए। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि इंसान जो होता है वो कैसा होता है, गर्म प्राणी होता है, गर्म खून का या फिर ठंडे खून का, बताओ। लिजार्ड स्नेक जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं आप लोगों को, ये यानी कि एक तरीके से ठंडे प्राणी होते हैं। तो यहाँ पर तापमान, जलवायु, वो सारी चीज़ों का पता लगाया गया कैसे कैसे वहाँ पर ये पाया जाता है, तो उनकी एक स्टडी करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये स्टडी की जाती है। तो ये एक छोटा सा एक उदाहरण है। तो हिमाचल प्रदेश से आप लोग आते हैं,
तो कल को चलकर आप लोग ये स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं, ठीक है। जो भी स्कीम होती है यार गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च की जाती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात खासकर अगर महिलाओं बच्चों के लिए हो तो वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक स्कीम जिसमें जो गांव में महिला हैं उनको एक पर्टिकुलर सिस्टम में लाने की बात की जा रही है। तो संगठन से समृद्धि के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई, क्या इसका बेसिक पर्पज है। स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम जिसमें कि मार्जिनलाइज रूरल वुमेन है उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क के अंदर में लेकर आ जाएगा। ऐसी महिलाएं जिनका कोई सपोर्ट नहीं है तो उसको सपोर्ट के अंदर में लेकर आया जाएगा। तो ये हमारे देश में जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया और एक तरीके से स्कीम जो है वो सिस्टमेटिक वे में महिलाओं को एम्पावर करने का काम करेगी। क्योंकि अगर महिलाएं जो हैं वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि पूरा घर जो है वो सशक्त रहेगा। टारगेट है यहाँ पर एग्जिस्टिंग 9 करोड़ तो हैं, 10 करोड़ अंडर इस पर्टिकुलर जो सिस्टम के अंदर लाने की बात की जा रही है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जबकि अगर 2014 में बात करें 2.35 करोड़ थी, अब यहाँ पर बढ़कर 9 करोड़ हो चुकी है। ये सिस्टम होता है बेसिकली कि कितने लार्ज स्केल पर यहाँ पर पार्टिसिपेशन अभी देखने को मिल रहा है। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, जैसे कि अभी यहाँ पर पावर में कौन है, अभी यहाँ पर बीजेपी है तो 2014 से काउंट कर रही है, ठीक है। कल को अगर 2024 में यहाँ पर जैसे पावर में कांग्रेस आ गई तो वो सारी चीज़ें 2024 से काउंट किया करेगी, ठीक है, कि हमने इतना इंप्रूव कर दिया। मतलब ये आप लोग हमेशा देखने को मिलेगा। उससे पहले मतलब ये चलता रहता है चाहे कोई भी पावर में क्यों ना हो, कंपेयर वहाँ से करेंगे जहाँ से पहली गवर्नमेंट छोड़ेगी। अच्छा हमने देखो ना इतना काम कर दिया। वैसे नहीं कि देखो हम लोगों ने चीज़ें इंप्रूव कर दी, पर हाँ एक कंपेरेटिवली चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इग्नोर करने वाली हैं, आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से चीज़ें देखनी है, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं पूछेगा 2014 से कितनी इन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है। आप लोग ये पूछें कितने पर्टिकुलर जो वुमेन है उसके अंदर आ रही है, किस मिनिस्ट्री की स्कीम है। तो पॉलिटिकल चीज़ों को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। बस पता होना चाहिए क्या चल रहा है दुनियादारी में, एग्जाम के लिए आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक तरीका एसोसिएशन होता है जहाँ पर मिलकर सब आते हैं कैसे लाइफ को इंप्रूव करना है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि सबका साथ सबके विकास पर काम करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। क्योंकि सेल्फ गवर्निंग होते हैं यहाँ पर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसमें जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे हम लोग को पुअर और जो मार्जिनलाइज यानी कि ऐसा सेक्शन जो पीछे छुड़ गया उसको थोड़ा सा साथ देना है ताकि उसकी थोड़ी बहुत इनकम जनरेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने लगे। तो ये गांव वाले एरिया को इंप्रूव करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो बेसिक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा एटलीस्ट याद रखिएगा, ओके। स्कीम्स के बारे में आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं इसलिए स्कीम पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, ये यहाँ पर किसके द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया। तो फिशरी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड बैंक यहाँ पर मिलकर पार्टिसिपेट कर रहा है कि एनिमल की हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि वन हेल्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इससे अवेयरनेस ही फैलाई जाएगी कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है और यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 साल में। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके लिए 1228 करोड़ रुपए जो है वो अभी फाइनेंशियल एक तरीके का प्रोविजन है कि अच्छे से चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किस किस का अकाउंट है बताइए। मैं पैसे नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है एक तरीके से देखा जाए तो। गवर्नमेंट की कैटेगरी में जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो इसमें मैक्सिमम लोगों के अकाउंट कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है अमृत कैलाश। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्या मतलब है इसका। तो ये ऑफर करेगा स्पेशल टेंडर 400 डेज का, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीनियर सिटीजन या फिर जो दूसरे जो एक तरीके से लोग हैं, एक तरीके से खासकर एक जो सिस्टम जो क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं ना कहीं, एक नहीं जो पर्टिकुलर जो सिस्टम जो पर्टिकुलर स्कीम रहती है ताकि और ज़्यादा लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। कई बार ऐसा रहता है कि बिचौलियों को बीच में से हटाने के लिए भी कई सारी स्कीम लॉन्च की जाती है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपॉजिट करें तो गवर्नमेंट का फ़ायदा भी रहता है इसमें, उस पैसे को फिर कहीं और यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्कीम है वो प्रीवियसली लॉन्च की गई थी SBI के द्वारा फरवरी, जो आज का फरवरी, जैसे कि जब फरवरी का महीना था 15 फरवरी 2023 में, अब फिर से यहाँ पर इसको आगे जो है एक तरीके से री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो एक तरीके से अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है लोगों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें आकर पार्टिसिपेट करें। तो ये आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया कि विच इंस्टीट्यूट जो है एक तरीके से रिलीज करा है स्टेटस ऑफ वुमेन इन द एग्री फूड सिस्टम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है आज के डेट में एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम के अंदर में, तो ये रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? UNDP, IFPRI, FAO या फिर FSSAI? सही आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है। कौन सी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हांगशोंग 18, ठीक है, तो किस का नाम होगा? तो नाम भी सारे ऐसे ही देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। वैसे कौन ये काम कर सकता है आप लोगों को बताना है यहाँ पर। कौन सी कंट्री के द्वारा रिसेंटली अभी साइक्लोन जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, जिसका नाम था इल्सा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। कहाँ पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया आप लोगों को ये बताना है। ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इनके बारे में डिस्कस भी किया था। बात की जा रही है यहाँ पर उत्तर मेरूर जो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है, वो रिसेंटली न्यूज़ में थी यहाँ पर, क्योंकि हमने बोला था कि बहुत ही पुरानी यहाँ पर एक तरीके से हमारे देश के अंदर में जो इलेक्शन सिस्टम एक तरीके से हुआ करता था, ठीक है, डेमोक्रेसी बहुत पुरानी थी यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर इसका जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया किस राज्य में है ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो सीसेट का क्वेश्चन, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, तो देखता हूँ कौन कौन इसका सही आंसर देता है, ठीक है। तब तक हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है? ये है बेसिकली खिजरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर मैच करने के लिए आता है कि कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये गुजरात के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली जो गल्फ ऑफ कच्छ है वहाँ पर आप लोगों को ये नजर आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, अभी रिसेंटली ताजी 2022 में जब 2 फरवरी थी वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बर्ड एरिया है। बर्ड एरिया का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, बाहर से कई बार विजिट कर पक्षी आते हैं, तो एक तरीके से उसको जो बर्ड वॉचर होते हैं जिनको पक्षियों को देखना पसंद होता है, वो कई बार जाकर यहाँ पर लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पर ये खजरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो ज्वाइन करती है मैरी नेशनल पार्क को। तो एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर रिवर का भी नाम देखने को मिल रहा है जिसका नाम है यहाँ पर धुनवाव रिवर, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से कनेक्टेड कर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया आता है। और दलदली फॉरेस्ट जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट आप लोग बोलते हैं, वो भी एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा चुका है। हमारे देश में दलदली फॉरेस्ट के बारे में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रखोगे तो कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आंसर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर बात करें एग्रीकल्चर और खाने पीने के बारे में बात की जा रही है, तो सीधा सीधा क्या रहेगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है वो आपे से बाहर रहता है, भाई साहब अलग ही लेवल पर खेलता है बंदा। चलिए जो भी है, ये बार बार हरकतें कर रहा है पूरा। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो साइक्लोन है ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है। अगर बात करें, ये डिस्कस की थी मैंने डिटेल में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि हमारे पुराने टाइम पे यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता था, तो ये तमिलनाडु के अंदर में देखने को मिलेगी इंस्क्रिप्शन। हिस्ट्री में क्वेश्चन बन जाए तो बड़ी बात नहीं होगी कोई, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है ये शब्दों के बारे में, अगर इसका आंसर देखेंगे तो सी आंसर आप लोगों को निकल कर आएगा ऑप्शन से, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा अंग्रेजी सीखेंगे, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और सारे क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को पीपीटी में मिल जाते हैं। जब आप लोग डाउनलोड करोगे पीपीटी, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन से या फिर आप लोग बेसिकली टेलीग्राम से, दोनों जगह आप लोगों को मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश में, तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं आप लोग, ओके। बात करते हैं यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आप लोगों का रहता है। इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये सेक्शन ऐसा रहता है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा डेली आप लोगों की लाइफ का पार्ट होना चाहिए। तो नए शब्द जानने को मिलेंगे, डिक्शनरी में आप लोग की ऐड होंगे, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर करिएगा और अच्छे से चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, सेंटेंस फॉर्म करोगे तो ये आप लोग शब्द जो है याद रख पाओगे, वरना भूल जाओगे, ठीक है। एर्ली का मतलब होता है यहाँ पर भयपूर्ण, यानी कि डरते हुए या फिर डरे हुए आप लोग बोल सकते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा स्कैरी हो गया यार ये तो, ठीक है। तो विचित्र या फिर भयावह तरीके से, तो ये एक स्ट्रेंज और एक तरीके से थ्रेटनिंग मैनर, तो एक तरीके से ये काफ़ी एक ऐसा शब्द है जो कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है सबवर्ट, ये होता है एक पर्टिकुलर व्यवस्था चली हुई आ रही है उसको भंग कर देना, ठीक है। अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द एक इस्टेब्लिश सिस्टम। आप लोग कहते हैं ना कई बार हम नहीं मानते भाई इसको, ठीक है, हम इस पर विश्वास ही नहीं करते, तुम जो कर रहे हो करते रहो, तो कई बार ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये एक तरीके से उस पर्टिकुलर जो व्यवस्था चल रही है उसको भंग कर देना, उसको न मानना, समाज के जो ताना बाना क्रिएट किया गया उसके ऊपर विश्वास न करना, ये आप लोग बोल सकते हैं।
एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं असर। इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से परिचय करवाना, या फिर आप लोग बोल सकते हैं गाइड करने बोल सकते हैं, किसी चीज को असिस्ट करना, एक तरीके से सपोर्ट करना, असिस्टेंट प्रोवाइड कराना यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कहीं एक तरीके से दिखा या फिर मार्गदर्शक आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है सबटेरियन, ठीक है। तो ये जो शब्द है यहाँ पर, इसको गुप्त यानी कि सीक्रेट वर्ड यहाँ पर इसके लिए यूज किया जाता है। कई बार प्राइवेट भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसके लिए, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सैक यानी कि एक तरीके से ना निकाल देना, एक इस इलोन मस्क ने सबको निकाल के फेंक दिया, डिसमिस कर दिया एम्प्लॉय से, तो यहाँ पर एक तरीके से सबको सैक कर दिया। तो ये एक का एक तरीके से फिर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, क्या होगा कि जॉब प्रोवाइड करा देना, रिक्रूट करना, हायर करना। तो ये शब्द सारे वही हैं जो आप लोगों को इधर उधर देखने को मिलते रहते हैं। बस कमी क्या रहती है कि आप लोग इनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। फोकस करोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद भी रख पाओगे। तो अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो यार इनमें सेंटेंस फॉर्म करने में, ठीक है। अगर एफर्ट लगाओगे तो इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, और एफर्ट नहीं लगाओगे तो डाउन होती हुई नजर आएगी। अब आप लोगों ने सोचना है कि इंप्रूव करनी है या फिर डाउन करनी है, क्योंकि जिंदगी में ना कई सारे मोड़ आएंगे, कई सारी अच्छी चीजें, कई सारी बुरी चीजें, और हर की जिंदगी में आती है यार। आप लोगों को लगता है कि आप लोग स्पेशल हो, तो ऐसा नहीं है, ये सबकी जिंदगी में आती है। और जिसकी जिंदगी में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो उतना ही ज्यादा मैच्योर होता है, जिसकी जिंदगी में जितनी कम प्रॉब्लम आती है वो उतना ही कम मैच्योर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अक्सर देखो ना, माँ बाप जिन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं वो जिंदगी में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, वो एक तरीके से ज़्यादा एक चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और कई बार तो सुसाइड करते हुए भी नजर आते हैं। तो इसलिए बच्चों को छोड़ना चाहिए थोड़ा, जैसे अंडा चूजे में से बाहर निकलता है ना, सॉरी अंडे में से चूजा बाहर निकलता है, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो वो कंडीशन है, उसको लड़ने दो, निकलने दो। अगर अपने आप हेल्प करोगे उसको निकलने के लिए तो टूट जाएगा, एक तरीके से मर जाएगा चूजा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी ये लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, जाकर डाउनलोड कर लेना। और मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। जिंदगी में अपनी लाइफ को हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट पे रखिए, और लेक्चर को रिकॉल जरूर कर लिया करो कि आज डिस्कस क्या क्या किया है, ताकि लंबे समय तक उसको याद भी रख पाओ, ठीक है। और जो टाइम पर उठ रहा है वो पीठ थपथपा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये काम कर नहीं पा रहे और आप लोग कर पा रहे हैं, तो सैल्यूट है आप लोगों को। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।